जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सभी का। और सभी ने अपने कीमती समय में से समय निकाला, और जैसा कि आप लगातार समय निकाल रहे हैं, इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं पिछले 1 सवा साल से। मेरी आवाज ठीक आ रही है? कोई कंफर्म करेगा? जी जी सर, सही आ रही है। ठीक है। आज बेसिकली मैंने माइक को नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, थैंक। और काफी सारे हमारे जानने वाले हैं, सब एक दूसरे को हम जानते हैं। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज से हम जुड़े हुए हैं, बाकी भी इंडस्ट्रीज से हैं, ऐसा नहीं है लोग फार्मा से ही हैं, बाकी नॉन फार्मा से भी है, अदर देन बाकी प्रोफेशन से भी है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित भी हैं, प्रोफेशनल रूप से परिचित हैं, बिजनेस रूप से परिचित हैं, और एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में है। इसी कनेक्टिविटी को हमने और मजबूती देने के लिए एक दूसरे को हमने एसोसिएट किया और इस ग्रुप में इनवाइट किया। काफी सारे लोग से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद भी, जिसने जिसने इच्छा जाहिर की। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से लोगों ने मतलब उस चीज को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, और ग्रुप में जुड़ने के लिए एक चेष्टा, एक मतलब इंटरेस्ट जताया। तो उससे भी काफी एक पॉजिटिविटी निकल के आई, हमारा एक्साइटमेंट भी उससे और बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, और लोगों की सपोर्ट मिलती है। पहले तो जो सपोर्ट की यदि बात करें, जब तक मॉरल सपोर्ट किसी चीज के लिए नहीं होती, तो बाकी सपोर्ट तो अलग रह जाती है। तो सबसे पहले मॉरल कनेक्टिविटी, मॉरल सपोर्ट में सब लोग हमारी इस मुहिम के साथ में हैं, और इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं, और साथ में विचारों से जुड़े हुए हैं भली भांति। जब हम विचारों से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें हमारी कुछ और भी ऐसी समाज के लिए जिम्मेदारियां रह जाती हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, सॉरी, समाज के लिए, धर्म के लिए। परिवार प्रोफेशन तो हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी और भी नैतिकताएं हैं, जिनको जो हमारे प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। जब हम बात करते हैं एक सही प्रोफाइल की, सच्चे, तो वहाँ पे 4 चीजें तो मिनिमम आती हैं कि आपका प्रोफेशन, आपकी फैमिली, सनातन और सोसाइटी। चारों चीजों को सेम टाइम पे मैनेज करने की बात। इसी से जुड़ा हुआ जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, सनातनी हिंदुओं को एक कैसे करें, एकता कैसे करें। सब्जेक्ट बड़ा सिंपल है, बड़ी चीज, सिंपल सब्जेक्ट ही हम रखते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग स्पीकर और अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और लगातार सेशन अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एजेंडे के तहत ऐसे सेशनों पर पहले भी हुए हैं, लेकिन आज कुछ लोगों ने और इस पे डिस्कशन किया, कई सारे एजेंडे पे डिस्कशन करने के बाद में तभी एजेंडा इसमें से फ्रीज किया। और भी एजेंडे, सामाजिक एजेंडे हैं जो टाइम के हिसाब से आपके समक्ष आते रहेंगे, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि एजेंडा क्या है, लेकिन मायने ये रखता है कि जरूरत क्या है हमारी। क्योंकि समाज में बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे मापदंड हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिस पे बात करने की आज के समय में खुल के बात करने की जरूरत है। क्योंकि हम यदि प्रोफेशन के साथ साथ में यदि हम अपने समाज को, अपने धर्म को, उसके प्रति हमारे अंदर कोई जिम्मेदारी या कोई भाव या समय मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रोफाइल पे क्वेश्चन मार्क डार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है बेसिकली। अब उस क्वेश्चन मार्क को हम यदि खत्म भी नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हैं, क्योंकि सबका प्रोफेशन है, सबके व्यवसाय है, सबकी जॉब है। जब हम बात करते हैं हिंदू एकता की, तो हिंदू एकता भी इसी वजह से नहीं हो पाती कि हम ऑक्यूपाइड बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इस चीज का बहुत बड़ा रीजन है। हम खुल के किसी चीज पे समय नहीं दे पाते, आ नहीं पाते, एक दूसरे से विचार विमर्श नहीं करते, और भी अभी हम रीजनों पे भी और समाधानों पे भी बात करेंगे। और आज के सेशन में थोड़ा सा बने रहे, कई हमारे अच्छे वक्ता हैं, जिसमें कि आप लोगों से भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे सेशन के लास्ट में। आज मैं ज्यादा बेसिकली बोलूंगा नहीं सेशन में, लेकिन कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से विचार लिए जाएं, और जो आज हमारे स्पीकर हैं उनसे विचार लिए जाएं। 4-5 स्पीकर भी हैं, और बाकी जो हमारी ऑडियंस है, जो फर्स्ट टाइम भी जुड़े हैं या सेकेंड टाइम जुड़े हैं या रेगुलर जुड़ते रहते हैं, वो भी अपने विचार रखने चाहे तो लास्ट में हैंड रेज करके, हाथ रेज करके अपने विचार रख सकते हैं, उनका भी हम। जैसा कि कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे मैंने बोला भी है उनसे कि आज अपने विचार आप रखने चाहें 1-2 मिनट के सेशन के एंड में, क्वेश्चन आंसर राउंड में, या सेशन सेशन या किसी सुझाव के तौर पे आप अपने विचार रख सकते हैं। अपना म्यूट करना प्लीज, यदि किसी का खुला हुआ है स्पीकर तो मैं चाहूंगा जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। एक
वो मारू सर, उत्तम मारू जी। जी, तो आज का जो एजेंडा है हिंदू एकता के लिए है। सिंपल एजेंडा है, सब लोग इससे भली भांति अवगत हैं कि हिंदू एकता को कैसे मजबूत किया जाए। बोलने के लिए तो ये है, लेकिन अब इसी में हम थोड़ा सा क्रॉस करें तो इसमें ये चीजें निकल के आती हैं कि पहले तो क्यों का जवाब ढूंढा जाए और इसका एक मापदंड ढूंढा जाए कि सनातनी एकता की जरूरत क्यों है। जब हम क्यों का जवाब ढूंढेंगे तो शायद फिर समाधान की तरफ भी और बाकी चीजों की तरफ भी हम आएंगे। तो सनातनी एकता की जरूरत क्यों है, एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब हम सनातनी एकता की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं, किन लोगों का समूह आता है। अभी हम इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम बहुत सारे लोग इसी में मिसलीड हो जाते हैं। तो ये एक दो मापदंड हो गए। मैं बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि और भी कई सारे स्पीकरों ने काफी कुछ आज बोलना है, तो मैं अपने विचारों को बहुत कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं इसको समाधान के मोड में बात करूं, जैसे कि सनातनी एकता की जरूरत क्यों है, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आज के समय की रिक्वायरमेंट है और बिना एकता के कुछ नहीं है। ठीक है जी, इसको तो मैं इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा। यदि मैं अगले उसकी बात करूं कि जब सनातनी एकता की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं, वो लोग आते हैं जो अपने आप को सनातनी मानते हैं। जो एंटी सनातनी है, भले ही वो सनातनी होंगे या रहे होंगे, यदि आज वो सनातन के लिए तो वो सनातन के अंतर्गत नहीं आते। अब वो किस जाति से है, किस धर्म से है, किस मजहब से है, किस पंथ से है, ये हमको अपने माइंड में सेग्रीगेट करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते जब बात सनातनी की आती है तो पूरा मानव समाज, पूरे मानव समाज की बात हो रही है। सनातन तो पूरे मानव समाज की ही बात करता है, लेकिन मानवों के साथ में जहां दानव मिक्स हो जाते हैं, वी हैव टू सेग्रीगेट अवर माइंड कि हु इज मॉन्स्टर, हु इज ह्यूमन। राक्षस कौन है, मानव कौन है और दानव कौन है, उसमें डिफरेंस देखना बहुत भली भांति हमको आना चाहिए। तो किसी रॉ में नहीं बहना है बेसिकली। यदि हमें जब बात करते हैं तो हमें इतना भली भांति होना चाहिए कि हमारे सनातन कम्युनिटी में जो आते हैं, जो हिंदू धर्म की पद्धति को, सनातन पद्धति को फॉलो करते हैं और उसमें अपनी कुछ सहमति रखते हैं, जो लोग आज कहीं ना कहीं डिफरेंट विचारधारा के हो भी रहे हैं हमारी ही कम्युनिटी के, तो वो भी आते हैं, उनको भी काउंसलिंग करना, क्योंकि वो भी सनातनी का पार्ट है। कहीं ना कहीं वो मिसलीड हो रखे हैं किसी पॉलिटिकल विशेष मुद्दे के कारण, कुछ पर्टिकुलर किसी नेता अभिनेताओं के कारण, वो भी एक हो सकता है। यदि मैं इस पे समाधान की बात करें, अगले थोड़े से पड़ाव पे मैं थोड़ा सा और विचार रखूं इस पे, कि जब हम समाधान की बात करते हैं तो समाधान में ये भी चीजें निकल के आती हैं कि हमें अपने सनातनी लोगों पे विश्वास करना और एक दूसरे पे विश्वास दिलाना, ये सबसे बड़ा रीजन है एकता ना होने का। यदि हम ऐसा करेंगे तो शायद एकता का भाव बढ़ेगा। हमारा फेथ फैक्टर एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। उसके आगे यदि मैं बात करूं अपने समाज और सनातन धर्म के समाज के, जब हम कार्य की या किसी प्रणाली की बात करते हैं, यदि हम कोई काम करते हैं धर्म के या समाज के लिए, तो उसमें हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड वर्क के लिए या लिमिटेड एक समय सीमा तक करेंगे, उसके बाद हम उससे ओझेल हो जाएंगे, मतलब लापता हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो जब बात आती है धर्म की, बात आती है सनातन की, तो वहां पे समर्पण और निस्वार्थ भाव के साथ में काम किया जाता है। वहां पे किसी राजनीतिक फायदे के कारण यदि आप सनातन को प्रमोट करोगे तो आप लंबे समय तक चल नहीं पाओगे, समाज ही निकाल के फेंक देगा। तो सीधी सनातन तो पहले अपने सर पे 10 हथौड़े मारने हैं। नेक्स्ट, अपने सामाजिक, यदि सॉरी नेक्स्ट, ऊंच नीच की, जात पात की जो भावना हमारे अंदर भरी रहती है कि भाई ये हाई कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, उसको तवज्जे दिए बिना लोगों से, अपने सनातनी लोगों से खुल के बात करना, खुल के उनके साथ विचार विमर्श करना, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के बात करने की कोशिश करना, उनको अलग अलग समय पे काउंसलिंग करना। ऐसा नहीं है कि एक बार आप किसी को काउंसलिंग नहीं कर पाए,
एक बार आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाए तो अगले दिन आप ट्राई ना करें। हमेशा एक आदमी का एक जैसा माइंड नहीं रहता। यदि आप किसी को एक टाइम पे कन्विंस नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करें, इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यदि आप सही रास्ते पे हैं, आप सही वक्तव्य पे हैं, सही आपका एक कोई स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को अलग टाइम में भी रिपीट करें और उस सामने वाले से उस पे अपना वार्तालाप ले सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट आता है जो सबसे अहम है बेसिकली आज के टाइम में, यदि हम समाज के पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, कामयाब व्यक्ति हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हैसियत में ज्यादा हैं, तो इस चीज पर विचार करना है कि हम समाज के किस काम आ सकते हैं या हमारा समाज को क्या फायदा हो सकता है। तब हमारा पढ़े लिखे होने का, कामयाब होने का, सफल होने का, हैसियत में ज्यादा होने का, बड़ा होने का शायद कुछ समाज फायदा न उठा पाए आपसे, शायद उससे समाज हमारा एक हो पाए। तो इस चीज में भी मंथन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ये है कि जो हमारा अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, स्वाभिमान, स्वाभिमान और अहंकार, इसका जो अनुपात होता है लोग मैनेज नहीं कर पाते। इसके अनुपात के मैनेज ना होने के कारण हमारी एकता नहीं हो पाती। स्वाभिमान होना अच्छी बात है, सबकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, सबका सम्मान होता है, लेकिन वो स्वाभिमान, वो सेल्फ रेस्पेक्ट यदि हमारे ईगो और अहंकार में यदि कन्वर्ट हो जाए तो एकता की तो बात ही मत करिए। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कहीं ये किसी दुकान पे नहीं मिलने वाला। ये हमने अपनी दिनचर्या में अपने आप को एडजस्ट करना है कि कैसे लोगों से नीवा बन के भी बात कर सकते हैं। यदि किसी को जोड़ना है तो आपको झुक के भी बात करनी पड़ेगी, आपको सहानुभूति भी दिखानी पड़ेगी उसके प्रति। आपको कुछ हो सकता है कि कच्चा लालच भी कुछ देना पड़े गुमराह करने के लिए कि भाई आप आ जाइए हमारे साथ में। ये सनातन की बात है, ये किसी मत की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं हो रही है। तो आपको कैसे लाना है, किस डिप्लोमेसी की वजह से या किस तरीके से, किस सेंटेंसों के जरिए आपको जोड़ना है, या आपको तय करना है। और आपको उस टाइम पे स्वाभिमान कितना रखना है और अहंकार कितना रखना है, वो अनुपात भी आपको तय करना है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, जो मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, एकता ना होने के, ये सब भी रीजन है। यदि हम इनको खत्म करेंगे, रीजन ये है, तो इन रीजनों पे यदि काम करेंगे तो यही समाधान में कन्वर्ट होंगे। और बाकी हम और भी स्पीकर से आज के विचार इस सेशन के जरिए हम लेने चाहेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से कि जो आज के सेशन पे, आज के उस पे अपना वक्तव्य रखें और किस तरह से सनातनी एकता के बारे में किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से समाज को एक अपना एक वक्तव्य बताना चाहते हैं, किस तरह समाज हमारा एक हो सकता है, किस तरह से हम एक होंगे तो मजबूत होंगे, वो तो सबको पता है, लेकिन किस तरह से हम किस रीजन की वजह से एक नहीं हो पाते, और थोड़ा सा अपने शब्दों में रखें सर। जय श्री राम। सर अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें। आज के सेशन में आए हुए सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। रविंद्र भाई जय श्री राम। जय श्री राम जी। सोलंकी जी, सरपंच को मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया इस सेशन में बोलने का, और विषय जो आपने आज का रखा है, सनातनी एकता को मजबूत कैसे किया जाए। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे सभी से एक बात साझा करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम एक आज सनातन को मजबूत करने की बात सोच रहे हैं, तो ऐसे कौन से वो कारण रहे कि आज हमें इसकी आवश्यकता पड़ गई। कि सनातन को मजबूत करना है, तो सर्वप्रथम तो हमें इस पर ही विचार करना चाहिए कि ऐसे वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सनातन धीरे धीरे कमजोर हुआ या हम आपस में बढ़े, या आज महसूस कर रहे हैं कि सनातन कमजोर है।
जबकि सनातन एक ऐसा धर्म है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो ऐसे कारण घटित हुए हैं, चाहे भूतकाल में हुए हैं, चाहे वर्तमान काल में है, चाहे भविष्य में होने वाले हैं। तो ऐसे कारणों पे हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, जिसमें 2-4 पॉइंट का डिस्कशन मैं करता हूं। जैसे सनातन जो धर्म है, ऐसे कौन से वो कारण रहे हैं जिन कारणवश इसमें से दूसरे धर्मों को उदय हुआ। जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई इसमें से सनातन धर्म से ही काफी धर्म दूसरे भी बने हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसे कारण रहे होंगे अवश्य कि हमारे धर्म से ही दूसरे धर्मों का उदय हुआ। एक प्रश्न तो कह लीजिए या एक बात तो ये है जो हमें देखना चाहिए जी। दूसरी बात है जातिवाद का विष, जो हम सनातनों में घुला गया है। जी। इस कारण पे भी हमें चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरा है कि जो हम सनातनी हैं, हम सनातनों में अपने धर्म को लेके उदासीनता, करेक्ट, उदासीनता इतनी क्यों है। जी। और चौथा कारण है सर कि हमारे धर्म में एक ये भी पॉइंट है कि जो बब्बाओं का आतंक है, का जो है बहुत आवाज आ रही है, मैं कर दिया। चौथा कारण ये भी है सर कि जो बब्बाओं का आतंक है हमारे धर्म में, जी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। तो इन पर भी हमें आज चर्चा करने की, चिंतन मंथन आत्ममंथन करने की जरूरत है जी। अब मैं एक एक करके अगर बात करूं तो कि जैसे सनातन धर्म से दूसरे धर्म का जो उदय हुआ है वो क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण रहे। देखिए सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, कोई ना ही तो मैं कोई इतिहासकार हूं, ना ही कोई धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, मैं भी आप सभी के तरह एक इंसान हूं, लेकिन हाँ चिंतन मंथन जब भी टाइम मिलता है करता रहता हूं। तो आज के वक्तव्य में हो सकता है कि मेरे कुछ शब्दों से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए, वो फ्लो में भी निकल जाते हैं, तो मेरी इस बात का कोई बुरा ना माने, लेकिन क्योंकि हम सभी बैठे हैं आज चिंतन मंथन करने के लिए बैठे हैं। जी। कभी भी जैसे देखिए सर कि किसी धर्म में से दूसरा धर्म का उदय होना, तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि एक तो हमारे धर्म में पाखंडवाद, जी, दूसरा धार्मिक कृतियां, जिनके कारण ये सब हुआ। भाई सनातन धर्म हम सभी को पता है क्या धर्म, क्या हमें बताता है, लेकिन इसमें पाखंडवाद का उदय होना, धार्मिक कृतियों का उदय होना, जब एक सकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं और वो धर्म के अनुकूल चलते हैं, लेकिन कुछ पाखंडवाद उसमें कुछ ऐसी चीजें घुलने लगते हैं, तो वो मजबूरी के कारण, जहां तक मैं समझ पाता हूं, कि वो दूसरे धर्म का पालन करने लगते हैं। तो इस पे भी हमें चिंतन मंथन करने की बहुत जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ। दूसरा है सर मेरा कि जातिवाद, जी, जो दूसरा प्रश्न है कि जातिवाद का विष जो हम सभी सनातनियों में घोल दिया गया है, उसका कोई तो कारण रहा होगा। कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें जातिवाद में मतलब के बहाव में जातिवाद की एक नदी बहाई और उसमें हमें सबको डुबो दिया। जी। कौन ऐसे लोग थे, क्या उनकी मंशा थी, क्या ऐसा था कि वो कौन से शासन पर राज करना चाहते थे या किस राष्ट्र पर राज करना चाहते थे, जिसके वशीभूत होके इन सब ने हमें इस जातिवाद के जहर में घुल दिया जी। और जातिवाद के जहर में अगर हम घुल गए हैं तो इस कारण भी सनातन कमजोर पड़ा है। तो हम सबका दायित्व है कि जो जातिवाद का विष आज हम सब में घुल चुका है,
इसके लिए एक समुद्र मंथन करने की और आवश्यकता है जी, ताकि उस समुद्र मंथन के दौरान इस जातिवाद के विष को बाहर निकाल के फेंका जाए। हो सकता है कि इसके लिए बहुत सारे हम सनातियों में से नीलकंठ बनने पड़े इस विष को धारण करने के लिए। करेक्ट। ये तो उस विष से भी ज्यादा जहरीला है जो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनको नीलकंठ कहा जाता है। ये उससे भी बहुत जहरीला विष है। करेक्ट। तो इसको हमें जरूर एकत्रित होकर एक समुद्र मंथन करने की जरूरत है और इस विष को बाहर फेंकने की जरूरत है। जी। तीसरा जो मैंने आपको बताया था सर कि हमारा एक उदासीनता, तो उदासीनता का भी यही कारण है सर कि जो इसमें पाखंडवाद जी और धार्मिक कृतियां घुल गई हैं या बह गई हैं, जिसके कारण हमारी जो नई जनरेशन है या युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनमें उदासीनता भी उत्पन्न हो जाती है। एक उदासीनता का भी ये भी कारण है जी, जिस पे मैं 2-4 बिंदुओं पे आप सभी सनातनी भाई बहनों के सामने कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा। करेक्ट। देखिए, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो बहुत छोटा ज्योतिष शास्त्र नहीं है, वो हजारों साल पहले लिखा गया है जी। और आप देखिए कि उनका लिखा हुआ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितने भी चाहे वो ग्रहण हो या हमारे इस भौगोलिक परिस्थितियों में जो भी चीजें आती हों, तो उसी समय आती है जब वो कई सौ साल पहले लिख गए थे। जी। तो ज्योतिष शास्त्र तो इतना मजबूत है हमारा, लेकिन क्या ऐसे कारण हैं जो अभी ज्योतिष शास्त्री हैं या नक्षत्र जो हमारे देखते हैं वो ज्यादा विद्वान हैं या जो पुराने वाले थे वो ज्यादा विद्वान थे? मेरा तो मानना यह है कि जो पुराने वाले थे वो ज्यादा विद्वान थे और इतने ज्यादा ज्ञानी थे कि जिसके कारण आज वो सब चीजें घटनाएं होती है वो कई सौ साल पहले लिख के चले गए हैं। बिल्कुल। आज ये जो लैपटॉप के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र अपने आप को बनाए बैठे हुए हैं और हमारे एक एक त्योहार को, एक एक धार्मिक पर्व को आप देखिए 2-2 दिन मनाने लगे। बिल्कुल। इसका बच्चों पर या युवा पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा, क्या सोचेंगे वो? एकता के लिए एक ये बेसिकली ये भी एक है। बिल्कुल ठीक है। आप सोचिए कि ये क्या कमजोर नहीं कर रहा हमारे धर्म को? 10 साल 15 साल पहले कुछ ऐसा होता था क्या कि एक एक त्योहार 2-2 दिन मने? और जैसे वो कहते हैं हम उनको मान लेते हैं। कभी किसी ने सुना था भद्रकाल क्या चीज होती है? आज से 10 साल 15 साल पहले एक कहां से घुसेड़ दिया इन्होंने। तो इस तरह की काफी चीजें हैं सर। मैं तो एक पिंच पॉइंट ये इसी तरह का कहने वाला था, बेसिकली कह रहा हूं कि इन तरह जो चीजें हैं हमारे बच्चों के मन में क्या जाएगा। आप देखिए कि कई बार सुबह टीवी खोलिया, न्यूज चैनल खोलिया, न्यूज चैनल खोजिए, एक समय आता है कि जब उस पे हमारे कुछ ज्ञानी लोग बैठ के बेसिकली ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान में आपको हंसी भी आती होगी बहुत लोगों को कि वो जिस तरह से कहता है ये नग पहन लो, वो नग पहन लो, ये काले कुत्ते को सफेद कुत्ते को ये कर दो, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे धर्म को के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं सुबह सुबह, और हजारों लोग उनके फॉलोवर हो जाते हैं। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ योगेश जी, यहाँ पे सभी सनातनियों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर देखिए नग पहनने से या उनके बताए होने से हमें यश, बल और धन मिलता तो वो हमें क्यों बताते? मैं उनको ये कहता हूं अगर इस चीज से ऐसा कुछ होता है तो भाई अपनी 5 उंगली में पहन लो, हाथों की, और इसकी भी पहन लो, पैरों की भी, नाक में भी पहन लो, कान में भी, सारे नग पहन लो। तो सबसे बड़े तो यशस्वी, बलशाली, धनशाली विश्व में से तुम ही बन जाओगे।
तो इन चीजों को भी हमें देखना होगा, इन पे भी हमें क्वेश्चन मार्क करना होगा, इनके खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। इसके कारण भी हमारा धर्म कमजोर होता जा रहा है। जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? भाई हमारा धर्म तो विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बारे में क्यों नहीं बताते ये लोग? उल्टी सीधी पाखंडता में पड़ जाते हैं ये लोग जी, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा धर्म कमजोर होता है और हमारे बच्चों में उदासीनता आती है धर्म के प्रति। जी, अभाव आता है। अब आप जी। चौथी चीज है सर, इन बब्बाओं का आतंक, और ना हम इन पे लगाम लगा रहे, ना हम बात करते। इन्होंने भी हमारे धर्म की लंका लगा दी है वाकई में। आप सभी जानते हैं इस बात को कि इन बब्बाओं ने क्या आतंक मचा रखा है, और कितनी जगह ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पे हमारे सनातनी भाई बहनों की, माताओं की, बहनों की, बच्चों की मतलब दर्दनाक मौतें हुई है। कितनी घटनाएं हैं ऐसी, जी। और हम फिर भी इन पे लगाम नहीं लगा रहे, ना कोई सरकार लगाम लगा रही। और हम मतलब हमारे देखिए कितने सनातनी भाई बहन, माताएं बहनें, भाई इनके मतलब हुजूम उमड़ पड़ता है। तो मतलब पाखंडवाद या देखिए धर्म का क्या खिलवाड़ बना रखा है इन्होंने। तो उदासीनता इसी वजह से भी आती है। जी। तो इन सब पे हमें आवाज उठाने की जरूरत है, इन पे काम करने की जरूरत है। जी। तो अब मोटे मोटे तौर पे ये 2-4 पॉइंट थे सर। बाकी मैं बात करता हूं कि हम जैसे कैसे कैसे इन चीजों को दूर कर सकते हैं, उन पे भी मैं थोड़ा सा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जो देखने को समाज में मिल रहा है, आप देखोगे जो एक एंटी सनातनी है, एक अधर्मी जो लोग हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ जगह एक मैसेज डाल रहे हैं कि एंटी सनातनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसके धर्म का, वर्षित दलित एकता, उनको भोले भाले लोगों को ये इस तरह बरगला रहे हैं और उनको अपने साथ मिलाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो हम एंटी सनातनियों के लिए, मतलब हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा एक सोचने का मतलब एक बहुत बड़ी घंटी है वो, जो हमें सनातनियों को तोड़ने की चेष्टा की जा रही है। तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा, जो हमारे खिलाफ कुछ एंटी सनातनी और षड्यंत्र रचा रहे हैं, तो इसके खिलाफ भी हमें एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ये भी हमें एक देखने की सोच है कि यहाँ पे भी सनातनी कमजोर होता जा रहा है। अब मैं 2-4 पॉइंट पे बात करता हूं। ये तो हो गए पॉइंट कि हम सनातनी जो हैं वो कैसे इसको, सनातन को शक्ति दे सकते हैं, कैसे एक हो सकते हैं। उसकी चीजें हैं सर कि जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे गांव की बात कर लूं, चाहे मैं शहर की बात कर लूं, हमारा जो सबसे बड़ा हितैषी है हम उसको नहीं पहचानते। अगर मैं बात करूं कि हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन होना चाहिए या कौन होता है इस समाज में, भाई अगर क्वेश्चन मैं ऐसे करूं तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग उस हितैषी के बारे में जानते होंगे या उसको पहचानते होंगे या उसको बताना चाहिए। एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ा हितैषी और सबसे बड़ा सहायक और दोस्त हमारा पड़ोसी होता है, जिससे हमारी दूरियां बनी रहती है। आप देखिए गांव की थोड़ी सी बात भिन्न है, लेकिन शहरों में फ्लैट्स में भी रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, और हम अपने पड़ोसी से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। नाम भी नहीं पता होता, नाम भी नहीं पता होता। फ्लैट्स में तो देखिए पता ही नहीं कि पड़ोस वाला कौन है। तो अगर हम यहीं से ये भी शुरुआत कर ले कि भाई हमारा पड़ोसी कौन है, सुख में दुख में खुशी में तीज त्योहार पे हम एक दूसरे से साझा कर ले चीजों को, तो शायद हम हमारी एकता को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। जी कंटिन्यू। प्रैक्टिकल भी है, आप खुद देख के देखिए कि भाई महानगरों में तो कोई जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है कौन कब आया कब नहीं आया, और कई दुर्घटनाएं ऐसी हुई पता ही नहीं चलता कि बराबर में कुछ हो गया, पता ही नहीं चलता। तो एक इस पे भी हमें विचार करने की जरूरत है।
दूसरी है सर कि जैसे आज भी हमारे कुछ मंदिरों में, मैं सभी की बात नहीं करूंगा लेकिन कुछ अभी भी है कि जिनमें एक हमारे ही धर्म के लोगों को वहां पे जाने के लिए दूसरी नजर से देखा जाता है। प्रतिबंध है, या मतलब प्रतिबंध की नजर से देखते प्रतिबंध भी है और वहां पे जाने से देखा भी जाता है, उसको दूसरी नजर से देखते हैं। इवन वहां पे जो पुजारी बैठा है उसको अगर पता चल जाए कि ये किस जाति का है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं जी। वो उसके हाथ से प्रॉपर प्रसाद भी लेना पसंद नहीं करता है। तो वो हमसे दूर होंगे नहीं होंगे। तो ये भी हमें एक बात करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि उन ऐसे जो वहां पे बैठे हुए हमारे जो धार्मिक संगठन वाले या जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे धर्म को, हमारी पूजा पाठ को, तो उनके अंदर की जो मानसिक स्थिति है उसको सही करने की जरूरत है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। दूसरी है सर कि हम कहते तो बहुत हैं कि हम सब भाई भाई हैं, लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिमाग में चलता कुछ और है। तो ये जो ऊंच नीच भेदभाव, ये जो जहर है ना, इसको सर हम सबको जरूरत है कि हम अपने अंदर से निकाल के फेंके। ये जो जहर है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमें समुद्र मंथन करने की बहुत जरूरत है इस भेदभाव ऊंच नीच को खत्म करने की। ये तभी खत्म हो पाएगा, अदरवाइज ये खत्म नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। आज भी अगर भाई कोई किसी के ऑफिस में है या किसी के साथ है, आसपास में जो भी लोग हैं, उनसे हम उसी तरह का बर्ताव जारी कर दें जिससे कि इस भेदभाव को, जातिवाद को खत्म करें। चाहे वो हमारे ऑफिस में है, चाहे मेरे आसपास है, उनके साथ बैठ के खाना पीना स्टार्ट करें जी। कुछ तो अधर्मियों से सीख लेने की जरूरत है। आज वो एक क्यों है? ऐसा नहीं है कि एंटी सनातनियों में अलग अलग जातियां नहीं बटी हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि अब अगर किसी भी त्योहार पे ऐसा कोई फंक्शन है, वो एक ही थाली में सब भोजन कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो भंडारा भी अगर उसमें हो रहा है मंदिरों में, तो जो हमारा रिप्रेजेंट करने वाला है, हमारे धर्म को वहां पूजा पाठ करने वाला है, उसको पता चल जाए कि ये इस कास्ट है, ये इस कास्ट है, या ये दान इतना देगा, ये इतना देगा, तो वहीं पे भी चीजें चेंज हो जाती है उसकी। हाँ जी। तो हमें इस चीज को भी खत्म करना पड़ेगा। खान पीन से रिलेटेड जो भेदभाव है, छुआछूत है, इसको भी जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा जी। दूसरी चीज आप देखिए कि हमारे ही समाज के जो कुछ लोगों ने अपने मंदिर बनाए हैं, जैसे मैं कहूंगा कबीरदास मंदिर हो गया, वाल्मीकि मंदिर हो गया, तो क्या हम कभी जाते हैं उनमें? हम नहीं जाते। कुछ ही लोग जाते हैं, कुछ ही हमारी सनातनी जातियों में से कुछ ही लोग जाते हैं। जबकि कबीरदास जी हो गए, वाल्मीकि जी हो गए, वाल्मीकि जी को तो हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया है, हम उनके मंदिरों में भी नहीं जाते हैं। और कहीं ना कहीं से तो कुछ कारण बने हैं ना कि उन्होंने वो मंदिर अपने अलग बना लिए। तो हमें उन मंदिरों में भी जाना चाहिए, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। और जब भी जयंती, जैसे कबीरदास जयंती आती है, वाल्मीकि की जयंती आती है, हम उनके साथ शरीक होके उसको पूजा पाठ का हिस्सा में लेना चाहिए। तभी जाके जातिवाद का भेदभाव हमारा खत्म होगा, तभी जाके चीजें चेंज होगी। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट थे योगेश भाई, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि भूतकाल में, इतिहास में ऐसे कारण कौन से रहे हैं जिनके कारण आज हम इस जातिवाद में बटे हैं, और क्यों इस जातिवाद का जहर हमारे अंदर घोला गया है। इस पे क्या चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है? कहीं ना कहीं से तो चालू हुआ होगा ना ये जातिवाद। हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कथा कथित कुछ लोगों ने अपने लालचवश सत्ता भोगने के लिए, राज करने के लिए हमें तोड़ दिया, हमें जातिवादों में बांट दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों के द्वारा हमें जातिवादों में बांट दिया गया हो? ये भी हमें देखने की जरूरत है।
और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि हमें जानबूझ के जातिवाद में बांटा गया है कि कुछ कथाकथित लोग अपने लोभ लालच के कारण, सत्ता पे बैठने के कारण या उस टाइम राज करने के कारण हमें जातिवाद में बांट दिया, हमें तोड़ दिया और उसका भुगतान आज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आज बात। की परिस्थितियों में भी देखिए कि हमें बार बार जातिवाद में बांटा जाता है। जातिवाद में बांट के, चाहे भाई इसमें कोई भी राजनेता हो, कोई भी आदमी हो, हमें बांट तो रहा है और हम बट भी रहे हैं और सामाजिक तौर पे हम बार बार एक दूसरे का टकराव कर रहे हैं जातिवाद के नाम पे। तो हमें आज बच्चों के साथ एक तो ये जो चीजें हैं इसको हमें खत्म करना चाहिए। हमें अपने जो दुश्मन हैं, जो हमारे बेसिकली शक्तियां हैं, वो जो हमारी नकारात्मक शक्तियां हैं जो सनातन को तोड़ने का कार्य कर रही है अपने कुछ लाभ के कारण, तो हमें उन शक्तियों को भी पहचानना है और हमें आपस में सामाजिक टकराव नहीं करना। हम अपने बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करें और अपने धर्म की सही से व्याख्या करें और जो पाखंडवाद और जो धार्मिक कृतियां हमारे इसमें धर्म में मतलब जबरदस्ती घुसेड़ दी गई है, वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के बात करें और उनका निवारण करें। और सब हम मिलकर आपस में जब भी कोई धार्मिक कृतियां जिंदा होती हैं या कोई पैदा करने की चेष्टा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे पाखंडवाद के रूप में हो, चाहे धार्मिक कृतियों के रूप में हो, हम सब को मिलकर उस पर आवाज उठाने की जरूरत है और ऐसे लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बोल। आज से 10 साल पहले आप देखिए कितने ऐसे त्योहार आते थे जो 2-2 दिन तक मनते थे। आजकल 2-2 दिन मनाने का कारण क्या है कि 2 दिन तक पूजा होगी, 2 दिन तक तो चढ़ावा आएगा। अपने धन के लालच में, लाभ के लालच में हमारे धर्म की वाट लगा दी इन लोगों ने और हम इनसे जवाब भी नहीं मांग रहे। ये ज्यादा बड़े शास्त्री हैं जो हमारे महान पूर्वज जितने भी शास्त्रों को लिख के चले गए हैं, उन्होंने वो तिथि बता दी गई है, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं ये लोग। तो हम सबको इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, हमें एकत्रित होना पड़ेगा सभी सनातनियों को। बिल्कुल ठीक। तो यही कुछ कारण है सर जो मैं आप सभी लोगों के सम्मुख रखना चाहता था और क्षमा चाहता हूं, मेरा किसी भी जाति पे, व्यक्ति विशेष पे कटाक्ष करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन मेरे धर्म के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो मेरे को दर्द भी होता है, पेन भी होता है और हम उन लोगों से बात भी करने की जरूरत है और इन बाबाओं का तो इलाज करने की जरूरत है, इनका ढंग से इलाज करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी। धन्यवाद रविंद्र जी, आपने काफी अच्छे और काफी प्रैक्टिकल विचार रखे। बहुत कम समय में काफी सारी चीजें आपने रखने की कोशिश की और आपने रखी भी बखूबी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से आपने चीजों को प्रैक्टिकल रूप में सभी के सामने समक्ष रखने चाहा और अच्छा भी लगा सभी को। और सभी को छोटे छोटे पिन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया कि अपने पड़ोस से स्टार्ट करें। तो पड़ोस से स्टार्ट करने के लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टार्ट करने की जरूरत है और अपने पड़ोसी से आप स्टार्ट करें, उनसे बात करना स्टार्ट करें, एकता वहीं से होगी। अपने परिवार में बैठना स्टार्ट करें, अपने बच्चों में खुल के बात करना स्टार्ट करें। बाकी और भी स्पीकरों से थोड़ा सा कवर लेंगे, फिर आप लोगों से फिर हम ओपन रहेगा सेशन, बाकी लोग भी इस पे वो कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा रवि हेटेकर जी से, वो भी अपनी बात 3-4 मिनट में कोशिश करें जिससे कि और भी स्पीकर को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर पाए और ऑडियंस को भी आज थोड़ा सा सुनने का थोड़ा सा मन था जी। हाँ, मैं भी एग्जैक्टली यही कह रहा था कि क्योंकि टाइम काफी हो गया है तो मैं बस 4-5 मिनट में, वैसे बात तो लंबी है पर बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि आज जो सनातनी एकता हम कैसे मजबूत करें, ये इस पे आज हम बात कर रहे हैं। तो पहले सनातन धर्म बेसिकली हमको क्यों बट गया है उसका थोड़ा सा 2 मिनट में बताता हूँ मैं आपको। सनातन धर्म एक्चुअली 4 चीजों से बटा हुआ है आज का डेट में। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं कि हर सनातनी जिसको हम कहते हैं भारत उपखंड में, तो वो 4 चीजों से बटा हुआ है। पहला है पंथ। पंथ में 4 पंथ है जो कि हिंदू है, बौद्ध है, जैन है और सिख है, ये 4 पंथ है। दूसरा है, इसके बाद आती है जाति। जाति है तकरीबन 10,000 है, ठीक है। वर्ण 4 थे पर जातियां 10,000 हो गई है। तीसरा चीज है भाषा। भाषा भी हमने 30 से ज्यादा अब हमारी मेजर मतलब मुख्य भाषाएं उपखंड की है। और चौथा है क्षेत्र।
क्षेत्रवाद या क्षेत्र से, तो क्षेत्र तो कम से कम 10 ऐसे मेजर क्षेत्र डिफाइंड है हमारे इसमें, जिससे भी हम बटे हुए हैं। जी तो क्या है, ये जो चार चीजें जो है ना, हम सिर्फ जाति पे ध्यान दे रहे हैं, पर एक्चुअली जाति उतना चीज होता नहीं है। पहले जाति या थी नहीं, जाति का जो है, जहां तक मुझे पता है 16 जस्ट मुगल आने के टाइम के पहले थोड़ा सा ये इस पे ज्यादा का हुआ है। पहले इतना नहीं था, मतलब होगा, पर वो किसी और दिन सब्जेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे। मैं अभी अगर आज का डेट में अगर हम देखते हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा देखा, एक उपाध्याय जी का, उन्होंने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया इसका। हमको बेसिक रूट पे जाना पड़ेगा, ऐसे बोलने से कुछ भी एकता आने वाली नहीं है। दो भाषिक अगर तीन लोग अगर तीन भाषा के बैठे हुए हैं, उसमें से दो अगर एक भाषा के हो जाते हैं, तो वही उसी भाषा में बात करते हैं, तो अपने आप तीसरा अलग समझता महसूस करता है। मैं बार बार बोलता हूँ, बैनर देख लीजिए या कहीं पे भी देख लीजिए, ऐसे एकता कभी भी नहीं आएगी। हाँ जी देखिए, विधर्मी या अधर्मी नहीं कहूंगा मैं, विधर्मी कहूँ। विधर्मी में एकता इसलिए कि उनका धर्म एक है। हमारा धर्म में एक रूपता लाना पड़ेगा, एकता नहीं आ सकती। एक रूपता लाने में हमारा धर्म ही बहुरूपी का बना हुआ है, सनातन धर्म, उसमें एकता नहीं आ सकती, उसमें सिर्फ एक रूपता आ सकती है। मतलब आपको कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ तत्वों पे आपको बोलना पड़ेगा कि हम सब एक है। आज हम एक इसलिए बोल रहे हैं कि हमें धर्म पे खतरा महसूस हो रहा है, और हमें दिख रहा है किससे महसूस हो रहा है, इसलिए हम सीधा बोल रहे हैं कि आप एक हो जाओ। इतना टाइम हम नहीं बोले, हम पिछले 50-60 में कभी नहीं बोल रहे थे कि सनातन धर्म को एक होना चाहिए। हम अपने अपने जातीय धर्म क्षेत्र प्रांत सब में मस्त थे। अचानक क्या हो गया, क्योंकि अचानक हमको धर्म पे खतरा महसूस होने लगा, इसलिए हम आज एक हुए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताया था, जो मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा था कि मेन चीज क्या है कि हम सब एक कैसे हैं, हम गोत्र से एक है सब लोग। आप कोई भी, चाहे किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसके गोत्र तकरीबन किसी भी जाति का हो। अगर हम ध्यान से देखेंगे कि अगर जैसे कश्यप गोत्र में, आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, कितनी जातियों में आता है, अगर आप उसका थोड़ा सा मूल्यांकन उसको देखेंगे, तो आप हर जाति में आता है वो तकरीबन। तो टोटल 115 गोत्र बताए गए आज का डेट में। पहले 4 से शुरू हुआ था, तो 4-8 करके अब 115 गोत्र डिफाइंड है। तो एक अच्छा सुझाव दिया था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जितना भी आज जैसे आधार कार्ड हो, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है गवर्नमेंट का, उसमें हमको ना गोत्र मेंशन करना जरूरी है। और गोत्र मेंशन करने से क्या होगा कि मान लो कि एक किसी भी पंथ का है, मतलब मैं केस लेता हूँ कि जैन है, उसमें गर्ग है, फिर मैं इधर क्षत्रिय लेता हूँ, उसमें गर्ग है, आप इसमें ब्राह्मण में जाइए, उसमें भी गर्ग मिल जाएगा, और आप दलितों में जाएगी, उसमें भी आपको मिल जाएगा गर्ग। वो आज नहीं लगा रहे कि उन्होंने छोड़ दिया है, पर उसमें भी वो वही गोत्र मिल जाता है। तो इससे क्या होगा कि जब आप ऐसे इस तरह से करोगे, पूरी सोसाइटी की रचना इस तरह से नए नए हम रिडिफाइन कर रहे हैं पूरे सोसाइटी को गोत्र के बेस पे। हम अगर गोत्र के बेस पे करोगे, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज एक हो जाएगी, सब एक गोत्र में सभी लोग आ जाएंगे, पहला बात। दूसरी बात होगा कि जब हमें शादी करनी होती है, तो हम कभी भी सेम गोत्र में नहीं करते हैं। तो हर गोत्र को 114 गोत्र खुले हैं जिसमें वो शादी कर सकते हैं। आज हम सिर्फ जाति के बेस पे ही कर रहे हैं, और वहां गोत्र देख रहे हैं, हम जाति में गोत्र देखते हैं। इससे बजाय हम सिर्फ गोत्र देखें, और उसी गोत्र में सभी जातियों को डाल के, मतलब आपके पास 114 ऑप्शन रहेंगे, तो अपने आप यूनिटी बढ़नी है। बस यही मेरा आज का पॉइंट था। बाकी बहुत सारे थे, पर मैं ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा है। और उन्होंने आगे सबको बोला था कि जिस लेवल पे आप ये, अगर आप आधार कार्ड में कोई गोत्र डलवा सकता है, तो वो एक ना क्रांतिकारी कदम होगा। आपको कहीं कुछ जाने का जरूरत, आप सिर्फ आधार कार्ड में। और ऐसा यहाँ पे 50 लोगों में कोई नहीं है जिसको अपना गोत्र नहीं पता है, क्योंकि आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, आपका गोत्र तो वहाँ हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, यही मेरा सुझाव था। उसी से बाकी तो तोमर जी ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, आपने भी कर दिया, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सर। और एक दो हमारे वक्ता हुआ ने, मैं भी चाहूंगा 1-2 मिनट लेके फिर बाकी भी लोगों से थोड़ा सा आज हम इनपुट लेना चाह रहे थे, जो हमारे आज ऑडियंस हैं वो ही अपने विचार रख सकते हैं। अब मैं संजय सिमल्टी जी से और थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूंगा, यदि वो भी 2 मिनट अपना वक्तव्य रखें, उसके बाद फिर सेशन ओपन रहेगा बाकी लोगों के लिए। 10 मिनट हम बाकी लोगों से बात करेंगे फिर। जय श्री राम सर, हर महादेव जी सर। आपने और रविंद्र जी ने और हेडकर जी ने अच्छे से सारी चीजें रखी। काफी सारे पॉइंट उसमें ऑलरेडी कवर हो ही गए हैं जी। मैं आगे स्पीकरों के लिए टाइम देते हुए कुछ केवल 2 बातें अपनी रखना चाहूंगा कि एक तो कैसा है कि जो सनातन को एक रूप करने के लिए ना,
डोंट टेक अदरवाइज पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी तो म्यूचुअल फंड और बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं सेविंग्स के। पहले जब मैंने जॉब की शुरुआत करी थी तो एक दो ही चीजें होती थी, एक एफडी होती थी, तीन चीज मतलब एफडी होती थी, एक बैंक की, एक पोस्ट ऑफिस का बचत खाता होता, दूसरा एलआईसी होता था जी। तो एलआईसी के एजेंट मतलब ऐसे होते थे, हमारे परिवार में ऐसे होते थे कि वो बिल्कुल घुस जाते थे पूरा, और जब तक आपको पूरा समझा के पूरा एक करके नहीं मानेंगे तब तक कुछ ना कुछ पॉलिसी आपकी 50,000, 1 लाख, 2 लाख की बना के रखते थे। ठीक है, मतलब अगर आप पे कन्विंसिंग पावर, वो कन्विंसिंग पावर की बात कह रहा हूं मैं, कैसे आपको सनातन से जोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वो एक एलआईसी एजेंट, जो पुराना एलआईसी इंश्योरेंस वाला, वो है कि आपके मरने के बाद आपके परिवार का क्या होगा, वो आपको जता के और उसको उसके लिए आपको जागरूक करा के वो आपसे इन्वेस्टमेंट कराता है आपके लिए। करेक्ट। और यहाँ तो हमको जिंदा रहते हुए के लिए करना है कि भाई तेरे रहते रहते हो जाएगा, तो हमारा तो काम वैसे आसान है। तो मुझे ये चीज एक पॉइंट रखना था कि जो मुझे लगता है कि पॉसिबल है, अगर हम उस ढंग से सोचे तो उतना ही ढीठ होना पड़ेगा। और ये ढीठ मतलब केवल उसमें तो उसका फायदा है एजेंट का, इसमें सबका फायदा है। ये हम सर्व सुख की बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं दो ही बात करूंगा। दूसरी बात कहनी है कि जाति की बात हम करते हैं, मैं ऐसे ही थॉट सोच रहा था कि हम ऐसा कहते हैं नहीं यार हम बड़े हो गए, हमारा कोई नहीं, ऐसा नहीं है, अब क्यों रिजर्वेशन की बात हो रही है, क्यों जाति में बटे पड़े हैं, क्यों हम अलग हो रहे हैं, क्या अलग हैं। जब हम अपने समाज में, अपने परिवार में किसी रिश्ते की, किसी उसकी बात आती है ना, तब मैंने देखा है पंजाबियों से रिश्ता कर लिया उसने, सिंधियों से रिश्ता कर लिया, वो तो जाट हैं, वो तो राजपूत हैं। तो पहले हम अपना सोचे तो सही, हम अपने बच्चे को क्या, अपने बच्चे को, अपने परिवार के बच्चे को इतना छूट देते हैं कि वो अपनी जाति बिरादरी से बाहर भी शादी कर पाए। एक मुद्दा है सब मुद्दों के साथ में, है ना। हो सकता है हम वहां पे दोहरा चरित्र बना लेते होंगे, अरे नहीं 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 हमारे बच्चे तो संस्कारी हैं, हमारे समाज से बाहर नहीं जाएंगे। अरे समाज से बाहर नहीं जाएंगे तो हम तो जाति का छाती तो छाता लेके बैठे हैं ना। फिर हमें तो सब जगह दिल दिखाना पड़ेगा। देखो कैसा है हमारे यहाँ, कैसा हो गया, अब मैं बात करूं कि अगल अलग जाति में शादी करना या विधर्मियों के साथ शादी करने में, देखो विधर्मियों को तो कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो शादी करनी है हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों को करने, उनका ध्येय अलग है। जिंदा रखना तो ध्येय है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। उनका ध्येय तो खत्म करना है, खत्म मतलब सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करना है, इसलिए उनको डर नहीं है। और बाकी हमारे अगर गैर जाति में कर दे तो वहां डर ही डर है। अरे यार जाट बिरादरी क्या कहेगी, हमारी राजपूत बिरादरी कहती है वो ब्राह्मण समाज हमें कहीं नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। यहाँ डर ज्यादा है, वहां डर नहीं है। वहां तो कहते कोई दिक्कत नहीं, हम तो सब कुछ एक कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा एक के नाम पे। तो दो मुद्दे जरा मैंने एक अलग से, आप लोग जो बात करें उसमें से दो मुद्दे हैं, ये मुद्दे मैंने रखना चाहूंगा कि वो अपने सोच करें, उस पर सोचें, उस पर विचारें। ये मेरी सबके लिए वो है, और बाकी सब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। देखो आपने काफी अच्छा एक एग्जांपल दिया एलआईसी वाला, ये काफी इम्प्रेसिव है, काफी प्रभावशाली भी है। और देखो जब बात आती है सनातन की, तो हमें मल्टीपल टाइम, मल्टीपल तरीके से और मल्टीपल लोगों से या सेम लोगों से हमें रिजिड रह के फॉलोअप लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार किसी से वार्तालाप हो गया, उसने मना कर दिया, बोले जी नहीं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम दोबारा नहीं कर सकते। जब हमारी बात आती है सनातनी एकता की, जब हमारी बात आती है, जैसे आपने बोला कि पॉलिसी बेचनी है, तो बंदे फिर कन्विंस करके ही जाते हैं। यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है और हम सही रास्ते पे अपने आप को महसूस करते हैं। पहली बात तो अभी भी ऐसा लगता है, लोग ग्रुप चला रहे हैं, बोले सर हमारे पास तो 50 ग्रुप पहले से ही हैं, 20 ग्रुप पहले से ही हैं। वो 50 ग्रुप 20 ग्रुप का तभी फायदा है जब हम उनमें अपनी अटेंशन देते हो। आप एक ग्रुप रखिए, 2 ग्रुप रखिए, लेकिन अपने आप को सुलझा के रखिए। लोगों ने इतना उलझाया हुआ, बोले जी सनातन के तो हमारे पास पहले ही 50 ग्रुप चले हुए हैं। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, मैं कहा कोई अच्छा ग्रुप चला रहे हो तो आप हमको भी जोड़ सकते हैं उसमें। लेकिन आज तक किसी ने मुझे जोड़ा नहीं है व्यक्तिगत रूप से। उसका माध्यम यही निकल के आता है, हमारे पास बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन हम उनमें व्यक्तिगत रूप से कितने एक्टिव हैं, नंबर 1। व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ जुड़े हुए कितने हैं, नंबर 2। आपकी एक कॉल पे आपके किसी जरूरत के हिसाब से, आपके किसी धर्म की आवाज को उठाने के लिए कितने लोग साथ में आ सकते हैं, नंबर 2।
ये सब चीजें हम कभी एनालाइज नहीं करते, केवल मोबाइल को कॉन्टेक्टों से भरते रहते हैं, लेकिन उसमें कभी सेग्रीगेशन नहीं करते कि एटलीस्ट हम कुछ लोगों से, अच्छे लोगों से वार्तालाप करके एक धर्म के लिए यूनाइट होने के लिए हम सबके लिए एक सुखमय संदेश दे सकें, और सबसे हम पर्सनली जाके वार्तालाप भी कर सकें, हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में एक बार के, एटलीस्ट हम फेस टू फेस भी जाके मिल सकें। तो हमें कुछ औपचारिकताओं से भी बाहर आने की जरूरत है। एकता इस वजह से भी नहीं हो पाती क्योंकि हम औपचारिकताओं में, फॉर्मेलिटियों में इतने अपने आप को सुकून मान लेते हैं कि जी बस हमने गुड मॉर्निंग बोल दी किसी से, जय श्री राम बोल दिया, तिलक लगा लिया, मंगलवार को मन में आएगा तो मंदिर चले गए, बस जी हो गया सनातन पूरा हमारा। उसके अलावा हमें कोई ज्यादा विशेष जरूरत नहीं है, समाज की भी जरूरत नहीं है, ना बाकी लोगों की जरूरत। लेकिन क्या उससे आगे हमें तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है समाज के साथ में? क्या उससे आगे की थ्योरी दूसरों से सुनने की जरूरत नहीं है? उससे आगे की थ्योरी यदि आप जानते हो ज्यादा ज्ञान के कारण, क्या आपको बताने की जरूरत नहीं है? जब बात सनातन प्रोटेक्शन की बात हो रही है, सनातन रक्षा की बात हो रही है, तो यदि हम ज्यादा जानते हैं किसी पहलू के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में, किसी को मजबूती देने के बारे में, किसी से मजबूती लेने के बारे में, कोई हम सही डायरेक्शन देना जानते हैं, सही डायरेक्शन देने की हैसियत रखते हैं, सही डायरेक्शन देने का दिमाग रखते हैं, तो किसने रोका हुआ है? कोई रोकता है क्या हमारे को? कॉलर ऊंचे हमारे तभी होंगे जब हम समाज के लिए कुछ काम आएंगे। अनावश्यक रूप से आपका अहंकार समाज में काम नहीं आएगा। यदि हम पढ़े लिखे हैं, समाज में हैं, सामाजिक हैं और दूसरे लोगों से ज्यादा अपने आप को समझदार पाते हैं, तो उसका फायदा आपके सनातन समाज को होना चाहिए, तभी आप समझदारी का टैग लेके घूम सकते हैं। अदरवाइज हमारी समाज में यदि हमारे अंदर, अपने अंदर सनातन के प्रति, समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है और अपने खाने कमाने में और हगने मूतने में लगे हुए हैं, तो हमारी वैल्यू 5 रुपए की भी नहीं है, भले ही हम महीने के 5 लाख रुपए कमाते हो। कोई मतलब नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारा, कोई अस्तित्व नहीं है बेसिकली इस धरातल पे, इस यूनिवर्स में। देयर इज नो मीनिंग इफ वी आर नॉट हैविंग द फीलिंग अबाउट आवर रिलीजन, इफ यू आर नॉट हैविंग द प्राउड अबाउट आवर रिलीजन बेसिकली। और प्राउड होने के साथ साथ में हमारे कर्तव्य और हमारे एस्पेक्ट्स भी, एक्शन भी उस हिसाब से होने चाहिए, समाज को यूनाइट करने के लिए, समाज को सही दिशा निर्देश दिखाने के लिए। यदि हम एबिलिटी, योग्यता ज्यादा रखते हैं दूसरे लोगों से, किसी से कम होगी किसी की योग्यता, किसी से ज्यादा होगी, उसको तुलनात्मक ढंग से ना देख के एक दूसरे की सपोर्ट बनना है, एक दूसरे को मजबूती देना है बेसिकली, एक दूसरे को कमजोर नहीं बनाना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचना है। पहले भी कई बार बोला है, यदि हमें पता लग ही चुका है, ये हम मानते हैं कि हमें सनातन के लिए काम करना है, तो उसके लिए 2 ही रास्ते, या तो हम लीडर बने या फॉलोवर बने। यदि हमारे अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है तो लीडर बनने से किसी को किसी ने भी रोका हुआ है। कैपेबिलिटी नहीं है तो हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी मुहिम को, किसी भी संगठन को, किसी भी पर्सन को, लेकिन काम तो करना है। तीसरा कोई रास्ता नहीं होता टांग खींचने का। दुनिया में 2000 तरह की बुराइयां हैं समाज में, 2000 तरह की बुराइयां हमारे हिंदू समाज में। क्या करेंगे? कोई दूसरी दुनिया में जाके घर बसाएंगे क्या? पड़ोस सबको खराब लगते हैं, पड़ोसी सबको खराब लगता है, प्रोफेशन सबको खराब लगता है, परिवार वाले सबको खराब लगते हैं, माँ बाप भी लोगों को खराब मिल जाते हैं कई बार। तो क्या करेंगे? सब कुछ तो खराब ही है, अच्छे तो हम ही हैं बेसिकली, हमारे अंदर तो कोई खराबी है ही नहीं। हम परिवार के लिए भी अच्छे हैं, समाज के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन कितने अच्छे हैं वो तो समाज डिसाइड करेगा ना। आप परिवार के लिए कितने अच्छे हो वो परिवार डिसाइड करेगा, आप प्रोफेशन में कितना ईमानदार हो वो प्रोफेशन डिसाइड करेगा। हम कभी अपने अंदर नहीं झांक के देखते, इसलिए धीरे धीरे अपने अंदर इनपुट डालना स्टार्ट कीजिए। और वो इनपुट डालने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा अलग से कि भाई 2 महीने बाद करेंगे तब हम जाके ज्यादा अच्छे से सांत्वना के साथ बैठेंगे, फ्री होके बैठेंगे। ऐसा नहीं है, जो है वो आज ही है। चीजों को धीरे धीरे चेंज लेके आइए, अपने प्रोफेशन में चेंज लेके आइए, अपने परिवार में चेंज लेके आइए, अपने पड़ोस में चेंज लेके आइए। बाकी मैं कोशिश करता हूं और भी लोग इस पे अपना इनपुट दे सकते हैं, हैंड रेज करके 1-1 मिनट का इनपुट लूंगा, ज्यादा तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन 4-6 लोग यदि अपना इनपुट देना चाहें तो 1-1 मिनट का इनपुट, 1.5 मिनट का इनपुट दे सकते हैं। सेशन सभी के लिए ओपन है जी। कोई भी अपने विचार रख सकता है, सभी का वेलकम है, सभी का सम्मान है। कमल जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर, सभी लोगों को जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसा हमारे रविंद्र जी ने बताया
कि जी। बहुत सारे विधर्मियों की भी ये चाल हो सकती है कि हमारे जो धर्म में जो हमारे जितने भी त्योहार पड़ते हैं उनको 2-2 3-3 जगह पे मतलब अलग-अलग डिवाइडेशन किया जा रहा है कि 2-2 दिन के लिए किया जा रहा है, कहीं पे 3 दिन के लिए किया जा रहा है। तो हो सकता है ये एक शुरुआत हो, उनकी चाल हो कि धीरे-धीरे क्या है कि हमारे जो नई न्यू जनरेशन में क्या होगा कि जब त्योहार 2-2 दिन मनेंगे तो क्या होगा कि उन्हें ये लगेगा कि पता नहीं ऐसा होता है और ऐसा होता है, वो कभी पता लगा धीरे-धीरे करके वो त्योहार मनाना बंद कर सकते हैं कि दिवाली अच्छा। किस दिन है, कि होली किस दिन है, रक्षाबंधन किस दिन है। अभी तो रक्षाबंधन भी 2-2 3 दिन बाद हो रहे हैं, 2-2 3 दिन हो रहे हैं, और दीपावली भी अभी देखिए इस बार हुआ 2 या 3 दिन बाद। तो करेक्ट। उसमें क्या है कि उसमें विधर्मियों का ये चाल हो सकती है कि धीरे-धीरे करके हम लोगों को कमजोर किया जा रहा है। और उसका फर्क ये पड़ रहा है कि एक तो हम सब बटे हुए हैं जातियों में, और सब एकत्र हो जाएं तो तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। और तभी हम लोगों को एक एकता की जरूरत है, और एकता यूनिटी अगर एक साथ रहेगी तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, वरना तो मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे और हम लोग टूटते चले जाएंगे। बिल्कुल तो बात मैं तो यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है ठीक है और भाई, अच्छी बात है, आपका सजेशन सुझाव अच्छा है, नो डाउट। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और कोई हमारे भाई अपने विचार रखने चाहें तो अपने विचार रख सकते हैं, कोई भी हैंड रेज कर सकता है और हैंड रेज करके अपने विचार रख सकते हैं, फिर सेशन को हम क्लोज करेंगे। जय श्री राम सर। जय श्री राम। अतीत जी, सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? अभी सबसे ऊपर जो नंबर है अतीत जी का, अतीत गुप्ता जी का, उसके बाद प्रवीण कुमार जी भाई साहब, जय श्री राम जी। सभी को। जय श्री राम। और आपका ये सेशन रियल में बहुत बढ़िया है, मतलब तो ज्ञानवर्धक है, और दूसरा कुछ न कुछ हम क्रिएटिव जो विचारधारा है, जो निगेटिविटी तो हमारे समाज में है, लेकिन उस निगेटिविटी के साथ साथ हम कुछ क्या कर सकते हैं। हम निगेटिविटी हमेशा मतलब हटा तो नहीं सकते इमीडिएट, इट विल टेक टाइम, लेकिन उसके साथ हमारी पॉजिटिविटी हम कितना लेके चल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो आपके सेशन में ये समझ में आया कि हम निगेटिविटी के साथ हम पॉजिटिविटी से कितना पीछे निगेटिविटी को हटा सकते हैं, ये समझ में आता है। दूसरी चीज जो आपने बताया कि सनातन हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, अभी हम रिस्टोर की बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ हास हो चुका है ऑलरेडी। तो जब तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें आपने लोगों ने यहाँ रख दी है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो उन कमियों में एक जो जहां तक मुझे समझ में आता है कि जब ये जो स्व की धारणा है अपने समाज में, स्व, अहम, मैं, जो ये मैं की धारणा है, अगर ये मैं की धारणा को हम पीछे धकेल दें और हम की धारणा लेके चले तो हद तक बहुत सारी हम सोल्यूशन इसमें पा सकते हैं। सपोज दैट अभी हमारे जितना पुराना जितना व्यवस्था देखते हैं कि मैं की धारणा क्या होती है, एक पार्टी खड़ी होती है और सिर्फ एक व्यक्ति का अपनी चाहत के कारण पूरा समाज में वो अंकुश लगा देता है, एक व्यक्ति का। महाभारत की अगर देखते हैं तो वहां एक व्यक्ति स्व की धारणा के बारे में महाभारत हो गया। आप चाहे मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई की मोहम्मद गौरी से, वहां भी आप देखेंगे कि जो मैं की धारणा है वो पूरे भारत को गुलाम बना दिया। अगर 17 एक विधर्मी है, 1-2 बार आपके साथ हजारों सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन आपने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, वो भी मैं वाला स्टैंडर्ड। अगर उन्होंने मैं से ज्यादा समाज का ध्यान दिया होता तो आज देश की ये हालत ना होती। तो एक तो ये भावना है कि हमारी जो मैं की धारणा है कि अगर मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो अपने अड़ोसी पड़ोस से मतलब नहीं रखूंगा। हमारा स्टेटस सिंबल इतना ज्यादा हाई फाई हो जाता है कि हम सबको ना मतलब बात करने ही मुझे शर्म आती है। तो जब तक जो आप विधर्मियों से कहते हैं, विधर्मियों से बहुत कुछ सीखने की इच्छा होती है भाई साहब, सीखना चाहिए अगर अच्छी चीज है। वो क्या होता है, वो हमेशा कोई कितना भी बड़ा हो, सुबह उठते तो अल्लाह हाफिज करते हैं, चाहिए एक झाड़ू वाला हो, जैसे टोपी देख लिया तो हम भाई साहब जय श्री राम नहीं बोलते। अगर हमारा डाउन द लाइन कोई गरीब है, हम जय श्री राम नमस्कार करने शर्म आती है। हमने यहीं पे मैं का चोला इतना भयंकर ओढ़ लिया कि मैं ही अकेला ही रह जाता हूँ। तो हमने अगर हमारा स्टेटस सिंबल बहुत आगा है तो हमको स्वीकार करना चाहिए, मैं का त्याग करना चाहिए अगर हम काबिल हैं। तो ये अगर हम अपने जिंदगी में ये उतार लें तो बहुत हद तक सोल्यूशन हो सकता है। और दूसरी बात, हमने अपने पड़ोसियों को उसको ध्यान नहीं देते, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। अरे संडे मिलता है, ठीक है, 10 दिन आप बहुत बिजी रहते हो, एक दिन मिलता है तो हेलो हाय कर सकते हैं बाहर निकलते हुए। 100 अड़ोसी ना एक पड़ोसी, हम खुद सुधारें
ठीक है, कमियां हैं, नो डाउट कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के आगे पार पाने के बहुत सारे रास्ते भी हैं। हम जहाँ करेक्ट। पे हैं, जिस ढंग से हैं, कोशिश तो करें कम से कम। तो बहुत सारी चीजें आज भाई साहब ने आपसे के बाद एक जो भाई साहब आए थे रविंदर जी, उनसे भी आज जी नई नई चीजें ही वो अपने हद जी तक सही है कि जो पोंगा पंथावाद था बहुत हद तक कठोराघात किया हमारे समाज पे, उससे निदान पाने की जरूरत है। और आज की जो नई जनरेशन है बहुत कुछ समझती है भाई साहब। करेक्ट। आज जो बदलाव आया पिछले 12-15 साल में, नई जनरेशन की वजह से बदलाव आया है। वो उन्होंने जी रटी रटाई नहीं, उन्होंने तथ्य को पढ़ा समझा और आज के डेट पे वो डिबेट करते हैं बड़ी बड़ी जगह पे जाके, अब विथ रेफरेंस डिबेट करते हैं। तो नए युवा में आज जागरूकता आई है। ऐसा उदासीन, पूरी तरह उदासीन नहीं है, ठीक है, कुछ उदासीनता है, एज फैक्टर हो सकता है, लेकिन बहुत जागरूकता आई है कि वो अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ रेफरेंस का डिबेट करते हैं, सामने वाले को जवाब देते हैं। तो बिल्कुल हमको ठीक। मैं त्याग करके हम स्वीकार करना चाहिए, बस यही भाई साहब बता करेक्ट। रहा था मैं। बहुत अच्छे विचार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद अतीत जी आपका। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत चुनिंदा शब्दों के द्वारा सभी को बेसिकली किताब किया और अच्छा लगा मुझे भी कि एटलीस्ट हमें लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। हम खुद से भी विश कर सकते हैं, खुद से भी राम राम पहले कर सकते हैं, भले ही जूनियर है सीनियर है उम्र में छोटा है, क्या फर्क पड़ता है। कल को यदि वो आपने किसी उम्र में छोटे वाले से विश भी कर दिया तो परसों से वो आपसे खुद से करेगा, उसको खुद को शर्म आएगी। यदि उसके अंदर सनातन का 1% भी यदि जिंदा होगा तो आएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण कुमार जी से। प्रवीण कुमार जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रवीण जी। जय जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मेरा एक क्वेश्चन था जनरली में एक चीज, ऋषु बच्चों को लेके जा बेटा। जी मेरा क्वेश्चन है, जनरली हम एक चीज देखते हैं कि हम जितने सनातनी भाई हैं सभी की पढ़ लिख करके एक इच्छा है कि मैं आईएएस बनूं या मैं किसी कंपनी में अच्छा काम करूं या अच्छे ओहदे पे जाऊं। हम्म सभी की यही एक चेष्टा होती है। लेकिन हमारे जो दूसरे भाई बंधु हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं उनकी इतनी बड़ी चेष्टा नहीं होती। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, उन्होंने हम्म अपना बिजनेस करना है, अपना धंधा करना है, अपना काम करना है। लेकिन हम्म टारगेट एक है, आज हम अल्पसंख्यक हैं लेकिन कल बहुसंख्यक होंगे और हमारी अपनी सरकार हो गई। यस तो ऐसे में मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड है कि वो गवर्नमेंट कोई जनसंख्या के लिए कोई कानून लेके आएगी तब कुछ कंट्रोल होगा। हम्म तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, मेरा सभी भाई बंधु से एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। चलो सबका तो समय नहीं है लेकिन मैं ही थोड़ा सा कवर दे देता हूँ बाकी सभी के बेहाफ पे कि देखो इस समय के हिसाब से हमको अपनी एग्जिस्टिंग जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को प्रैक्टिकल बात बतानी है, प्रैक्टिकलिटी में लेके आना। उस प्रैक्टिकलिटी से शायद वो खुद पे सेल्फ डिपेंड हो पाएंगे, आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं। उसमें लघु उद्योगी भी हो सकता है, उसमें दुकानदारी भी हो सकती है, उसमें कोई कारीगरी भी हो सकती है, हाथ की दस्तकारी भी हो सकती है। हम ये क्यों प्रेरणा देते हैं कि सबको बी फार्मा ही करनी है, बीटेक करनी है, सबको एमटेक करनी है। हम बेसिकली बड़े बड़े सपने पहले से ही उनके ऊपर थोप देते हैं बीइंग ए पेरेंट्स। राइट तो सर। वहीं से फिल्टर करने की जरूरत है कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हमने ये लाके रख दिया है कि नहीं, हम तो जब इंजीनियर नहीं बनेंगे तब तक रोटी नहीं खा पाएंगे। ये माँ बापों की कमी है बेसिकली, ये पेरेंट्स की कमी है। और पेरेंट्स को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो बीइंग ए पेरेंट्स मैं ही क्यों ना हूं, मैं भी किसी का पेरेंट्स हूं, हमारे भी कोई पेरेंट्स थे। लेकिन आज के दायरे के जो पेरेंट्स है, आज जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है जो 40 से ऊपर है, उनके बच्चे सब समझदार और एक यंग जनरेशन में और स्टार्टअप में आ चुके हैं, 40-45 साल के जो एज है। तो उसको उनको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि उनको प्रैक्टिकल बनाना है या कबूतर बनाना है या तोता बनाना है। ठीक है जी। जी। राइट सर। और बाकी एक दो लोग और भी इनपुट देना चाह रहे थे लेकिन अभी फिलहाल जो हैंड रेज है भोलिंदर जी। भोलिंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। भोलिंदर सिंह जी। जी भोलिंदर जी। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। इसमें मैं टाइम ज्यादा है नहीं तो उस हिसाब से शब्द मिला के ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा। तो मैं सिंपल जी केवल यही बोलना चाहता हूँ कि देखो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कितने जुड़े, 35-40 लोग जुड़े थे शुरू से लास्ट तक, कोई आ रहा है जा रहा है यही लगा रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो ज्यादातर बातें हैं ना, आप लोग बुरा मत मानना कोई भी, ये बातें यहाँ है कि ना यहीं खत्म हो जाती हैं, ये आगे भी नहीं जाती। बहुत कम चांस रहता है कि कोई आगे किसी को बता रहा हो या कोई समझा रहा हो, ये यहाँ रह के यहीं खत्म कर देते हैं मैक्सिमम लोग। क्योंकि उनका भागने का तरीका, जुड़ने का, या तो जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे तो बीच में से ऐसे भाग जाएंगे, पता नहीं क्या है, कि वो टाइम देते नहीं है इससे ज्यादा। तो उनको आप ये भी मत सोचो कि इनका कोई इंटरेस्ट है ये आगे करेंगे। जी तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ फिलहाल तो कि
कोई भी काम हो ना, अगर जमीन पे उसको करके दिखा दो तो वास्तव वो ऑटोमेटिकली दिखने लगता है, और उसका बोलबाला भी होता है और उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है और सबके बीच में चला भी जाता है। बशर्ते जो भी हम कर रहे हैं ना, इसमें से एक भी काम हम धरातल पे कर दें ना, तो इससे ज्यादा ऑटोमेटिक उसका प्रचार हो जाएगा। और उसके लिए फिर आप हमको ना तो सेशन जोड़ने की जरूरत, ना लोगों को खुशामद करने की जरूरत कि आइए और देखिए, ये वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। धरातल पे इसमें से जितने भी काम हम रोज गिनाते हैं, इसमें से एक भी कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये समझो प्रचार हो गया, लोगों के बीच में भी मैसेज चला जाएगा और वो दूर तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी कहा था, ये 140 करोड़ हिंदू, जितने भी हम हिंदू हैं, हम हमारे लिए डूब मरने की बात है कि हमारे राजस्थान में उसको दर्जी को मारा था बेचारे को, उसके बावजूद इतने लोगों के रहते हुए उसको इतना टाइम मिल गया कि वो कोर्ट वगैरह तक चला गया। वो वहीं का वहीं खत्म कर देना चाहिए था, तो बहुत बड़ा मैसेज जाता है हिंदू समाज की तरफ से। तो वो होता है भय का माहौल बनाना। हमने अपने आप को पहले ही लुल्ल दिखा रखा है, ठीक है। दूसरा, उसके बावजूद वो देखो, उससे भी बड़ा मुंह पे तमाचा कि वो हम सबके बीच में आ भी गया। जमानत हो क्या आ गया। अच्छे अच्छों को जमानत नहीं मिलती है। इस चीज को आप क्या समझ रहे हो, इतना जल्दी इतना बड़ा कांड करके बंदा हम लोगों के बीच में आ भी गया। धरातल पे जो काम होता है ना वो दिखता है। धरातल पे काम दिखता कैसे उसका मैं बताऊं, अकेले ही देख लो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, पूरे बॉलीवुड की मूत निकली पड़ी है। हिरन को आज मारा था सलमान खान ने, उसने अब आके काम करना स्टार्ट किया है। उससे पहले देखो खूब सबने गंद मचा रखी थी, खूब कितना आतंक मचा रखा था, लेकिन अब उसने अब धरातल पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो अब सबकी मुंह तो निकली पड़ी है। अब क्यों नहीं बोल रहा कोई। मेरा कहने का मतलब ये है कि धरातल पे काम करने के लिए हमारा एक भी ग्रुप बन जाए ना कहीं हमें साथ की साथ एक्शन लेना है, दिखाना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो सच में बता रहा हूँ उसका रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत बेटर रहेगा। और हो सकता है फिर बिना जोड़े लोग जुड़ भी जाएंगे कि हाँ ये लोग काम करने के मूड में हैं। हमारा ना धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा। अगर धरातल पे काम होता है तो वो दिखता भी है। अच्छा नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, अगर वो काम करता है ना, उसका नाम बोलता है। मान लो योगी जी हैं, वो भी अपने नाम से जाने जाते, उनका काम बोलता है, धरातल पे करते हैं वो। वरना कितने सीएम और कितने वो है कोई नहीं जानता। काम की वजह से इन लोगों को सब दूर तक पहचानते हैं। हर स्टेट में कौन कितना सीएम है सबको हम भी नहीं जानते। अगर किसी का काम है तो वो उसको हम जानते हैं। बस मेरी बातों को समझ जाना, बहुत ज्यादा तालमेल मिला के मुझसे बात करने का टाइम नहीं था, तो मेरी मन की फीलिंग को थोड़ी सी उसमें समझ लेना। कोई बात नहीं, आपकी फीलिंग को प्रॉपर कवर दिया जाएगा, बिल्कुल आपकी बातों पर तवज्जो दी जाएगी। और आपकी बात पे मैंने इसलिए हैंड रेज किया कि आपकी बात पे कवर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो आपके मन में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और बाकी लोगों के मन में भी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट उस चीज को अंडरस्टूड होके जाए लोग। जी, आपने बोला कि धरातल की बात है। देखो आज का जो समय है ना, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी में लोग जी रहे हैं। उसका एक रीजन है क्योंकि लोगों को फेथ का जो फैक्टर है, विश्वास का जो फैक्टर है, वो लोगों में बहुत कम हो चुका है। और उसके हम भी कहीं ना कहीं रीजन है एक दूसरे के प्रति। लेकिन इतना जरूर है, जब हम मेंटल लेवल से जुड़ेंगे, जब हम किसी वार्तालाप से सहमति या असहमति के हिसाब से जुड़ेंगे, या किसी वर्चुअल कनेक्टिविटी में जुड़ेंगे, तो कल को फिजिकली भी जुड़ेंगे, कल को धरातल पे भी जुड़ेंगे। तो एक तो ये बात है कि धरातल पे तैयारी करने से पहले एक विचार होना, एक मत होना जरूरी है। दूसरी बात, हमारे संस्था के लगातार वीक में 2 बार, 1 बार लगातार पिछले 1.25 साल से सेशन हो रहे हैं और 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं। और अब हमने इसी महीने से, पिछले महीने से ये डिसाइड किया है, हर महीने हर कहीं ना कहीं पे अलग अलग जगह पे मंच प्रोग्राम होंगे, जिसमें कि जो अभी हमने जगह डिसाइड की, अपनी अपनी जगह आप चुन सकते हैं। इस महीने फरीदाबाद में होगा, उसके बाद रुद्रपुर में होगा, उसके बाद देहरादून में होगा, उसके बाद मेरठ में होगा, उसके बाद गाजियाबाद में होगा, उसके बाद जम्मू में होगा। ठीक है, हमारी संस्था अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों तक पहुंचने का कोशिश कर रही है, और हम कोशिश भी करेंगे और हम काम भी करेंगे। लेकिन पहले उस लेवल पे लोग आए तो सही। अभी तक तो लोगों को बेडरूम से जुड़ने तक का टाइम ही नहीं है 5 मिनट के लिए मीटिंग में भी आ सके। आधे लोगों के तो फोन भी नहीं उठते।
आधे लोगों के तो मैसेज के रिप्लाई भी नहीं आते, लेकिन तब भी हम कर रहे हैं कि एटलीस्ट देखते हैं समाज कहाँ जाके रुकता है, समाज की रिक्वायरमेंट्स कहाँ जाके पूरी होती है। समाज में कमियां ढूंढना बड़ा आसान है, लेकिन समाज को दिशा निर्देश देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। समाज में 2000 कमी भी है तो भी ये समाज हमारा ही है, लेकिन हमें उस रीजन पे भी काम करना चाहिए। यदि किसी अधर्म के खिलाफ हमारा समाज आवाज नहीं उठा पाता है तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्या हमारी मॉरल कनेक्टिविटी है? क्या हमारे तन की कनेक्टिविटी है? क्या हमारे धन का अभाव है? क्या हमारे को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है? एक दूसरे पे हम एक दूसरे के विचारों से सहमति नहीं जताते? हम उन चीजों पे क्यों नहीं बात करते? हमें उन चीजों को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए कि यदि किसी से बोला गया कि भाई आप आइए, तो उस टाइम पे आधे लोगों के तो फोन भी नहीं उठेंगे। मैं तो बहुत लोगों को पुकारूंगा और पुकारता हूं हर महीने, लेकिन यदि मैंने कोई प्लान बना लिया या हमारी संस्था के लोगों ने भी कोई प्लान बना लिया, तो फिर आप लोगों की यदि फोन नहीं उठेंगे, आप लोगों को यदि रेस्पॉन्स नहीं आएगा, फिर आप मीटिंग में आएंगे अगली बार? आप लोगों को चांस सबको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको पहले अपने आप को डिसिप्लिन में पूरा रहना पड़ेगा। जी रविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बेसिकली मैं भुरेंद्र भाई का बहुत स्वागत करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन उससे पहले भाई मनवीर सिंह जी अपने कुछ विचार रखना चाह रहे हैं, वो अपना विचार रख ले, फिर मैं भुरेंद्र भाई से बात करना चाहूंगा। जय श्री राम सर, सारे भाइयों को जय श्री राम। मैं बस यही काफी देर से सोच रहा था, जब से मैंने ज्वाइन किया था भी, जो हमारे बड़े भाई रविंद्र तोमर जी हैं, इन्होंने सबसे अच्छी बात यही बोली थी, वही त्योहारों की बात जो अभी लेटेस्ट सबसे सामने आई है। भाई अभी मैं यहाँ बद्दी हिमाचल में ही हूँ, तो अभी मैं मंदिर जा रहा था तो पहले उसने 31 तारीख का पंडित ने लिखा हुआ था दिवाली का, फिर जैसे मैं 31 से पहले 30 को गया तो उसने उसके टाइम में 1 तारीख कर दिया। तो लोग इसी चीज में अपने आप में कंफ्यूज हैं भी, जैसे उन्होंने भाई साहब ने बताया रविंद्र जी, बच्चे आने वाली पीढ़ी यही सोच रही है भी 2-2 त्योहारों के बीच में, जो बच्चे आज के कमाने वाले भी हैं नई जनरेशन के, एक तो खर्चे को लेके कुछ उनके आगे हर चीज में कंफ्यूजन है भी, हर चीज 2-2 बार हो रही है, ठीक है। तो आगे उनके जो बच्चे उनसे पूछेंगे भी बाबा दिवाली कब है, दशहरा कब है, रक्षाबंधन कब है, तो जो पेरेंट्स हैं हम जैसे भी वही नहीं उनको गाइड कर पाएंगे कब है, क्योंकि कारण क्या है, जो पुराने पंडित थे हमारे बुजुर्ग कह लो, या जो आगे के नए पंडित हैं जो कंप्यूटराइज हो गए हैं, उन्होंने इस चीजों का ऐसा गोलमोल कर दिया है भी, क्लियरिटी नहीं हो पा रही सभी के पास भी किस दिन को कौन सा त्योहार मनाना है, कैसे करना है। पहले क्या होता था, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, जैसे रविंद्र तोमर भाई साहब हैं, सोलंकी सर हैं और बड़े भाई हमारे, तो जैसे हमारे घर में किसी एक बड़े ने बोल दिया बेटा उस दिन ये त्योहार है, तो सब मान लेते थे हाँ जी ये त्योहार है। लेकिन आज के टाइम में हायर एजुकेशन कह लीजिए, उसके चक्कर में जैसे अभी सोलंकी सर ने बताया, पेरेंट्स के ऊपर बच्चे कहते नहीं जी हमें तो पेरेंट्स ही गलत मिल गए, इनको नहीं पता। तो ऐसी हमारे जो समाज है, हिंदू धर्म समाज है, जिसके बीच में आ रहे जो पंडित जी हैं, जो बड़े बुजुर्ग पंडित जी हैं, उनके आगे जनरेशन बोलती नहीं पापा इनको नहीं पता, ये हमारे हिसाब से ये हमारे ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, हमारे उसमें हमारे इसमें ऐसी चीज में बताया गया भी नहीं जी ये दिन में ये समय ऐसे रहेगा, इतने समय में इतना हो गया। जब बच्चा पैदा होता है तब समय नहीं देखता, कोई जाता है दुनिया से तब समय नहीं देखता, तब सारे लोग उसके उसमें आते हैं, इकट्ठे होते हैं भी चलो कोई बात नहीं यार कोई चला गया दुनिया से। लेकिन हिंदुत्व के बीच में जब बात आती है तब लोग इकट्ठा होते हैं, 100 बार सोचते हैं भी नहीं यार ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये बना है, या जैसे अभी बताया हम हायर एजुकेशन लेके सोचते हैं हम बड़े हो गए, हम अपने पड़ोसी से बात क्यों करें, या हम जैसे अभी सोलंकी साहब ने, रविंद्र तोमर साहब भाई साहब ने बताया भी, हम अगर छोटे होकर किसी को जय श्री राम बोल देंगे या राम राम बोल देंगे, वो अपने आप ही अगली बार आएगा। अगर हम कोई पौधा लगा रहे हैं तो उसका फल तो हम ही खाने को मिलेगा ना, लेकिन अगर एक पौधा बड़ा होके पेड़ बन जाएगा उसकी छाया में तो सब लोग बैठेंगे, ठीक है। और कहना बातों विचारों का, ये जैसे भुलेंद्र जी ने बोला भी सोलंकी ने ऐसे किया है सलमान खान के टाइम में, तो कारण क्या है भी डाउन टू अर्थ हमें करना पड़ेगा। और हम धरती पे जो हम काम कर रहे हैं, जब एक चलना शुरू होता है तो उसके पीछे पीछे 10 अपने आप चलते हैं। अगर हम ये सोचेंगे यार दूसरा कोई करेगा या मैंने आज कर दिया उसका मुझे आउटपुट नहीं मिली, फल नहीं मिला, हम पीछे हट जाए, तो फिर ऐसे तो कोई भी अपने हिंदू धर्म के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। एक दूसरे को देख के हमें खुद चलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, और इसका प्रमाण अपने आप ही मिलने जाएगा जब आप अपने पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से काम करेंगे। करेक्ट जी, धन्यवाद। इसी टाइम टोका पंडित जी आपने 31 लिखा था, फिर पहले ही लिखा
कहते नहीं वो गलती से हो गया। मैं कहा गलती से हो गया, आप ये देखो ना, आपके जो मंदिर में बोर्ड लिखा हुआ है जिसपे आप लिखते हो आज एकादशी या द्वादशी या अष्टमी या नवमी है ये। और सबसे बड़ी बात हमारे समाज में क्या था, जो हमारे आज के टाइम में अपने देसी माघ महीना आते हैं, कार्तिक है, ठीक है, माह है, पाद है, जैसे भी मतलब जो अपने देसी माह महीने देते थे, जब हम अपनी उंगलियों पे कर देते, हमारे पिताजी हमारे बड़े बुजुर्ग कर देते थे। अभी जनवरी फरवरी मार्च चल गया, हम चाहते तो बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, लेकिन उनको अपने संस्कृति से या देसी जो हमारे अपने देसी जो अपने गीता सार है या हमारी रामायण है, आज के टाइम में बच्चों को ये भी नहीं पता होगा भी रामचंद्र जी कितने भाई थे, कितना क्या था। वो संस्कार कहना रविंद्र तोमर भाई साहब का अपने परिवार को और बच्चों के साथ पूरा समय देना ही पड़ेगा जी। तभी जाके हम बचेंगे। अगर हमारे बच्चों को कोई दूसरा ही पूछे भी हाँ जी आपके रामचंद्र जी में कितने भाई थे, उनके पिताजी का क्या नाम था, माता जानकी के पिताजी का क्या नाम था, तो ये चीजें संस्कार देने से ही आएंगे। ठीक है मनवीर जी, और भी लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, मुझे इतना धन्यवाद। टाइम दिया, भाई साहब ने सबने बड़ों ने मान सम्मान दिया। जय श्री राम सर। जय श्री राम। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज कुमार जी ने हैंड रेज किया हुआ। मनोज जी आप भी अपनी बात रखें 1 मिनट में 1.5 मिनट में, जिससे कि और भी लोग थोड़ा सा। जी मनोज जी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जैसा कि मैंने सुना काफी देर से सब कुछ सेशन सबका अच्छा रहा, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो इतना देर सुनने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई आनंद जी। जी जय श्री राम। महाराष्ट्र से हैं ये, पुणे से। जी जी। तो अब तक हमारे साथ सेशन में रहे, अब ये सेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस इतनी खाली रिक्वेस्ट है कि इनको जोड़ा जाए। मैं आपको नंबर शेयर करूंगा। हाँ मेरे को नंबर भेज देना, मेरा नंबर आपको पता ही होगा, ठीक है, मेरे को नंबर भेज देना, मैं इनको ऐड कर दूंगा। ठीक है जी धन्यवाद। बाकी इन्हीं बातों के लिए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, इन्हीं बातों से, क्योंकि ये भी सब कुछ आप लोगों ने कह दिया है, कुछ कहने के लिए रहा नहीं है। जी धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी। जी नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से। भुरेंद्र भाई की बात बिल्कुल उचित है और बहुत अच्छी बात उन्होंने की है धरातल पे बात करने की, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी संस्था के बारे में, या जो ये संस्था खड़ी की गई है इसके क्या कारण है और क्यों खड़ी गई है, थोड़ा सा इसके बारे में इनको बताना चाहूँ। जी बिल्कुल। बेसिकली हमारा संस्था का उद्देश्य ये है कि हम सबसे पहले तो मानसिक रूप से मजबूत करें यस जितने भी सनातनी भाई हैं हमारे, और जहां तक हमारा संदेश पहुंच पाए उन सबको सब सर्वप्रथम मानसिक रूप से मजबूत करें। और हमारा मानना, जितने भी संस्था के सदस्य हैं, हम सबका मानना ये है कि हम सब हर एक सनातनी को योद्धा बनाए। क्यों जरूरत पड़े मेरी, क्यों जरूरत पड़े योगेश जी की, क्यों जरूरत पड़े देवेंद्र जी की, जितने भी सम्मानित भाई जुड़े हुए हैं, क्यों किसी की जरूरत पड़े, जब हम सब में एक योद्धा हो जाएगा, एक सच्चा सनातनी हो जाएगा, तो वो अपने एरिया से जहां भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे घर में है, मेरे परिवार में है, मेरी गली में है, मोहल्ले में है, मेरे एरिया में है, तो वो स्वयं ही सक्षम है। तो हमारा माध्यम है पहले, सबसे पहले विचारों में हम जो है, सबके विचारों में जो है उनको मजबूत करें, मानसिक रूप से मजबूत करें। बहुत अच्छी बात कही है भाई ने कि धरातल पे काम होने चाहिए, बिल्कुल धरातल पे काम होने चाहिए, लेकिन मेरे भाई जो धरातल पे काम कर रहे हैं, अभी एक बहुत कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराता कि हम कहने को तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और अपने आप को बहुत कट्टर और बहुत प्रभावशाली और बलशाली मानते हैं, लेकिन जब धरातल पे किसी चीज को कार्य करने की जरूरत पड़ती है, किसी के खिलाफ लड़ने की जरूरत पड़ती है, तो पीछे हट जाते हैं लोग। तो हमें पहले सबसे मजबूत बनाना है। हर आदमी जब मजबूत बन जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कुछ उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं। अभी इससे जैसे कि कोई लोग धरातल पे आप काम कीजिए, तो धरातल पे मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा भुरेंद्र भाई आप पे कटाक्ष नहीं है, बिल्कुल भी, अगर आपको लगे तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन हाँ आपके साथ वार्तालाप करने जो आपने बातें की बहुत अच्छी भी लगी, और लगभग मैं और जितने भी संगठन में लोग हैं सभी इसी विचारधारा को भी प्रमोट करते हैं जी। लेकिन मैं कई बार बोला है कि भाई हमें
मार के नहीं मरना है, हमें मार के बचना है। तो बहुत चीजों में अंतर है। अभी मैं आपको 2-4 उदाहरण बताता हूँ बुलेंद्र भाई। कुछ समय पहले की बात है, जब बांग्लादेश में ये काम हो रहा था, तो हमारे एक सनातनी भाई हैं पिंकी चौधरी, गाजियाबाद ने उन्हें बांग्लादेशियों को उन्होंने लठियाया। कुछ लोग थे उनके साथ बस, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आज वो जेल में, उनकी जमानत करने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं, लेकिन ये नहीं सपोर्ट के लिए खड़े हैं, सपोर्ट के लिए आप जैसे हम जैसे भाई खड़े हैं, उनको चेष्टा की जा रही है। सुमित हिंदू जो सुमित चौधरी के नाम से भी है, योगेश भाई को, बाकी लोगों की भी, उसका तो सोशल मीडिया पे खुद रोके आया था बात। वो था उसका दक्ष चौधरी। हाँ, दक्ष चौधरी, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। तो ऐसे नहीं है कि बहुत से सनातनी भाई काम करने वाले हैं, लेकिन उनका श्रेय देखो मेरे दोस्त, करने को तो भुलेंद्र भाई भी, मैं भी कल कर ले, लेकिन हमारा वास्तविकता है, हमारे साथ कोई नहीं देगा मेरे भाई। तो हम चाहते ही नहीं कि कोई हमारा भाई फंसे बेफालतू की चीजों में। जब हम सभी मजबूत हो जाएंगे, कोने कोने में, घर घर में एक एक योद्धा पैदा कर देंगे, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है, एक आवाज में सब निकलेंगे। यस, क्योंकि एक दुर्घटना हुई और पूरा हुजूम निकल के आ गया, तो वो भावनाएं पहले जागृत करनी पड़ेगी, वो मन में उसके बनाना पड़ेगा। तो हमारा ध्येय ये है कि हम पहले सब में भावनाएं जागृत करें। जो अभी आप धरातल पे देखिए, बोलने के लिए यहाँ सब कुछ हो जाता है। देखिए, आपका भी समय नष्ट हो रहा है, बाकी सम्मानित भाइयों का भी समय नष्ट हो रहा है। तो हमारी भावना ये है, हम पहले मानसिक रूप से सबको मजबूत कर दें, उसके बाद धरातल पे भी काम होंगे यार, सब काम होंगे। आप लोग जैसे भाई हो, बुलेंद्र भाई जैसे जितने भी सम्मानित भाई जुड़े हुए हैं, अभी भी 25-26 लोग जुड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम आपके साथ है, आप हमारे साथ है, नथिंग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पड़ाव टू पड़ाव करके हमें चीजों को सही करना पड़ेगा। थोड़े से आप 2-4 साल के भी थोड़े से पन्ने पलटेंगे ना इतिहास के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। यस, मैं थोड़ा सा कवर दूंगा राजेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। तो यही चीजें हैं भाई, और कोई चीजें नहीं है। और इससे फर्क पड़ता है, आप कह रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सोशल मीडिया से, इस तरह के सेशन होने से, मैं कह रहा हूँ कोई आएगा कोई जाएगा, ठीक है, कोई आ जा रहा है, लेकिन कुछ तो सुन के जा रहा है, उसके मन में कुछ तो विचार आ रहे होंगे। तो इससे बहुत फर्क पड़ रहा है इन चीजों पे। आप जागरूक हो रहे हैं लोग बाग, बहुत इस चीज पे फर्क पड़ रहा है। और ये तो इतिहास गवाह इस बात का तो कि 10 लोग, 5% लोग, 10 लोग भी, इतने ही लोगों ने धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए कार्य किया, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं किया है। लेकिन हम उस इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो पास्ट में था वो ना रहे, हम सब सनातनी योद्धा हो जाए, सब सनातनी मन से जिस दिन सनातनी हो जाएंगे, तो जो एक हुजूम निकल के चलेगा, तो किसी को किसी की आवश्यकता आवाज देने की नहीं पड़ेगी। बस मैं यही कहना चाहता था। मैं अपने विचार रखने से पहले देवेंद्र जी के विचार और ले लेता हूँ। देवेंद्र जी, केवल आपको 2 मिनट मिलेंगे, उसके बाद मैं अपने विचार रख के फिर इसको सेशन को क्लोज करेंगे। देवेंद्र सर जी। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। देखिए, लास्ट में मैं इसीलिए रुका हुआ था, मैं क्या टाइम में ज्यादा ले लेता हूँ, लेकिन सीमित हो गया है समय। चलिए, सीमित समय में ही अपने वक्तव्य को समाप्त करने की पूरी चेष्टा करूंगा। जी सर। रविंदर जी की तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हमने मनवीर साहब की कुछ बात सुनी, कुछ भोला जी की बात सुनी, और कुछ 1-2 वक्ता और थे, उनकी भी बात सुनी जी। देखिए मनवीर जी, आपकी बात को मैं बड़ी करके थोड़ा सा विचार अपने रख रहा हूं। त्योहार, हर त्योहार पंचांग देख के चलता है जी। आप सब लोग जो सनातनी हैं, जो पंचांग के मुहूर्तों को मानते हैं या उनके अनुसार काम करते हैं, वो सब जानते हैं कि हर 3 साल बाद चौथी साल लौंद का महीना कहा जाता है। ठीक है या गलत है? क्या जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस दिवाली के त्योहार की बात यदि हम करें तो 31 तारीख में 11 बजकर कुछ मिनट पे लगी थी।
और दूसरे दिन शाम के 6:00 तक वो रही है। तो मान्यवर, सबसे पहली बात तो ये है कि दिवाली की रात को महानिशा कहा गया है। इसमें तीनों महादेवियों की पूजा होती है, कालखंड अलग अलग है। लक्ष्मी जी के पूजन के अलग अलग मुहूर्त होते हैं, कोई किसी मुहूर्त में करता है, कोई किसी मुहूर्त में करता है, कोई किसी मुहूर्त में करता है। अब आपने एक बात कही कि पंडित जी ने वही 31 लिखी थी और उसके बाद 1 लिख दी। पंडित जी ने बिल्कुल अपने हिसाब से सही लिखा था, क्योंकि उनको रात में जजमानों के यहाँ पूजा कराने के बाद उनके पूजा के लिए, अपनी पूजा के लिए समय ही नहीं बच रहा था और उनके पास केवल एक मुहूर्त बच रहा था, जो 1 तारीख में पड़ रहा था। सुबह 6:00 से लेकर के और 7:27-28 तक था वो मुहूर्त। मैंने आपको वो भी बता दिया कि 1 तारीख में क्यों गई। तो ब्राह्मणों ने मैक्सिमम जो पूजा की अपनी, वो उस मुहूर्त में की, क्योंकि रात भर तो वो पैसा कमाने में रहे। क्योंकि आपने चाहा कि मैं अभिजीत मुहूर्त में कराऊं अपनी पूजा, मैंने चाहा कि विजय मुहूर्त में कराऊं मैं अपनी पूजा। एक अभिजीत मुहूर्त था जो 3:00 से 5 बजे तक था। एक मुहूर्त था 6:18 से 8:13 तक, सॉरी 23 तक। ये अभिजीत मुहूर्त था, उसमें सॉरी ये गृहस्थों का था मुहूर्त था ये। और उसके बाद एक था 11:40 से लेकर के 12:58 तक, ये व्यापारियों का था, बिजनेसमैनों का था। और जो लास्ट मुहूर्त था जो सुबह 7, जो मैंने बताया आपको 6:07:58 तक, ये लास्ट का देवेंद्र मुहूर्त था सर, जो इन दिनों में न कर। एक मिनट रुकिए योगेश जी, बीच में मत टांग फंसाइए। वाह, आपकी बहुत सुनी मैंने, 1.5 घंटा 2 घंटा सुना है आपको। अब आप शांति सुनिए मेरी बात को। देवेंद्र सर, अभी सब्जेक्ट अभी कुछ नहीं सुनना मैं मुझे आपको, या तो मेरी खत्म होने दीजिए और नहीं मुझे बंद कीजिए। अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, तो थोड़ा सा फालतू की बात मत कीजिए। अब इस समय जब बात चल रही है कायदे की, तो मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं और जवाब तरीके से ही दे रहा हूं जी। तो वो चीज वहां आकर के समाप्त हुई। ये था आपका विषय। दूसरी चीज भोला जी ने कहा, क्या इनका पूरा नाम है, मैं अभी परिचित नहीं हूं, मैं आज पहली बार इन्हें देख रहा हूं। भोलेंद्र सिंह। भोलेंद्र सिंह, चलिए अच्छी बात है। देखिए भोलेंद्र सिंह जी, पहली बात तो आपके विचारों का स्वागत है, लेकिन साथ ही आपको थोड़ा सा एक अनुनय समझ लीजिए, विनय समझ लीजिए, या सलाह समझ लीजिए। जी। ये उम्र जोश की उम्र होती है और खास तौर से इस जोश में लोग होश खो देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जब परिणाम भुगतना पड़ता है तो भुगतते भुगतते ना तो जोश रह जाता है और ना होश रह जाता है। जी। तो लिहाजा इस जल्दबाजी को, इस आवेग को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए जी। और आवेग को पालिए, उसको बहाइए मत। विचार सुनिए। एक पुरानी कहावत है कि साधु संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, और संगत बुरी असाधु की, 8 पहर उपाद। तो अभी आपकी जो उम्र है वो साधु की संगत करने की है
और जब समय आएगा तो फिर आठों पहर खूब उपाध कीजिएगा, वो समय भी आपको बताया जाएगा। जब संस्था से जुड़े हैं तो थोड़ा सा संस्था के विचारों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर किसी एक्शन और रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आवेशित होइए। करेक्ट। यहाँ जितने भी हैं सब ह्यूमन बम हैं, लेकिन सब अपने ऊपर एक आवरण डाले हुए हैं। समय आने पर सब फटेंगे, कोई नहीं बचेगा, लेकिन अभी वो आपका समय नहीं आया है। जी। अभी जो समय है वो अपने आप को और अपने साथियों को जी। ज्यादा से ज्यादा मजबूत हर तरह से करने का समय है। चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो और चाहे वो धन हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा है। जी। बहुत आपने इस चीजों को कवर किया, ठीक है। थोड़ा डिटेल में चले गए थे स्टार्टिंग में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, किसी चीज को, विचार को हमें कवर करना है, वो भी जरूरी होता है। लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा आपके विचारों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए कि एटलीस्ट जो भी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, पहले संस्था के पूरे वर्चस्व को समझे, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। संस्था हमारी 1 साल से हम लगातार सेशन कर रहे हैं। हम भी अभाव में यदि आ गए होते तो अब तक ये सब कुछ बंद हो चुका होता। हम भी पेशेंस से सबके सेशन लेते हैं ना, समय किल करते हैं ना। पहले संस्था के लिए समय किल करना स्टार्ट करिए। लोग ये बहुत जल्दी अनुमान लगा लेते हैं कि संस्था क्या कर रही है, लेकिन क्या ये अनुमान लगाते हैं कि हम संस्था के लिए कितना कम समय दे रहे हैं, हम संस्था के लिए क्या कर रहे हैं करके। संस्था क्या है बेसिकली? संस्था को गवर्नमेंट से कोई तनख्वाह आ रही है? संस्था को गवर्नमेंट से कोई ऐड आ रही है? तो ये जितनी सारी चीजें हैं, संस्था के साथ हम तन से भी जुड़े, मन से भी जुड़े और धन से भी जुड़े। बिना पैसे के कोई संस्थाएं नहीं चलती हैं। फंडिंग के लिए भी हमें प्लान करना चाहिए। हमें पहले इकोसिस्टम योगेश जी एक छोटा सा इंटरप्शन, सॉरी उसके लिए। मैंने अभी एक अपने ग्रुप में ही एक मैसेज डाला था, उस पे सर डिस्कस करेंगे। अभी पहले मुझे कंटिन्यू करने दें प्लीज, फिर थोड़ा सा चलिए ठीक। चीजों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके रखें, चीजों को सुलझा के रखें। सारी चीजें समाज देख रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। हमारे समाज में प्रॉब्लम यही है, इसी वजह से संस्थाएं नहीं काम कर पाती। जिस वजह से संस्थाएं नहीं काम कर पाती, जिस वजह से लोग एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो पाते, हम उन्हीं रीजनों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों संस्थाएं बेसिकली निष्क्रिय हो जाती हैं, क्यों लोग एक दूसरे के प्रति अभाव और भाव वो करके एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों संस्थाएं भी पॉलिटिकल फायदे की वजह से चला रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मजबूती लाइए संस्था के साथ में। संस्था आपकी मजबूती संस्था है और संस्था आपकी मजबूती है। आप मतलब दोनों तरह से संस्था से यदि हम जुड़े हुए हैं तो संस्था को मजबूत करें, और जब संस्था मजबूत हो गई तो आप लोग भी मजबूत होंगे। किसने रोका हुआ है? आप मेरे से लेना इनपुट ले कि सर क्या करना है। आप रविंद्र तोमर जी से इनपुट ले, रवि हेटेकर जी से इनपुट ले, देवेंद्र जी से इनपुट ले। आप अलग से बात करें ना, 1-1 घंटे, आधा घंटे बात करें। जिसको लगता है कि भाई हम और अच्छे से इस पे प्लान कर सकते हैं, तो सारी चीजें सेशन में नहीं हो सकती ना, सारे के सारे सुझाव सेशन में नहीं हो सकते। लेकिन यदि कुछ अलग से किसी को अच्छा सुझाव रखना है तो उसका वेलकम है, लेकिन धैर्य के साथ में रहे। धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना समाज में बड़ा आसान है। समाज में 2000 कमियां हैं, ये हमको भी पता है। और आलोचनाएं भी मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत झेली जब से ये संस्था चल रही है, जब से ये सेशन चल रहे हैं। बेसिकली यदि उन आलोचनाओं को मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से लूं तो ये 2 महीने 1.5 महीने भी नहीं चलता। उन आलोचनाओं से ऊपर उठने की गुंजाइश रखनी पड़ती है। उन आलोचनाओं से अपना गुर्दा बड़ा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमें उस चीज से ऊपर आना पड़ता है, मान सम्मान से, भाव अभाव से।
चीजों को मिटाना और खत्म करना बड़ा आसान है, लेकिन कारवां को लेके चलना ये इतना आसान नहीं है। लोग यदि सेशन में आएंगे, वर्चुअल डिजिटली जुड़ेंगे, एक दूसरे के पहले विचारों से तो सशक्त हो, सारे के सारे तलवार लेके निकल जाएंगे सड़क पे? क्या है इतनी बेसिकली विचारों में एकमतता? यदि 20 लोग जाएंगे तो 2 को छोड़ाएंगे, 2 मर जाएंगे, 18 भागाएंगे? बताइए, और कुछ सुनना है क्या? लेकिन पहले एक अपने आप की थीम और ड्रीम, अपने आप का विजन मजबूत करिए संस्था के प्रति। संस्था के प्रति पहले विचारों से जुड़िए, संस्था के लोगों से जुड़िए अलग से। किसी ने सबका नंबर सबके पास है, कोई भी रवि हेटेकर जी से बात कर सकता है, रविंद्र तोमर जी से बात कर सकता है, संजय सिमल्टी जी से बात कर सकता है, देवेंद्र जी से बात कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है, जिसको भी आप संस्था का एक एक्टिव मेंबर मानते हो, सबसे सब हर आदमी बात कर सकता है। लेकिन हम करें तो सही कुछ भी। मैं यही बस बाकी कंक्लूड करूंगा अपने विचारों को, क्योंकि समय आज बहुत ज्यादा हो चुका है। वैसे हमारा सेशन जनरली 10 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब सेशन में बहुत सारी चीजें निकल के आती है तो निकल के आती रहती हैं। और बाकी मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा भी चाहूंगा, किसी की पर्सनल कमेंट्स के लिए नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। हाँ, भोलेंद्र जी ने वो टच किया पॉइंट तो है, लेकिन ये बाकियों के लिए भी है, ये खाली भोलेंद्र जी के लिए स्टेटमेंट नहीं है, बाकियों के लिए भी है। जो भोलेंद्र जी के विचारों से सहमति जताते हैं या असहमति जताते हैं, दोनों ही अपने अपने हिस्से के विचार उसमें ले सकते हैं। रविंद्र तोमर जी, बस कंक्लूड करते हैं, आप थोड़ा। बाकी सर मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी सभी जितने भी आज भाई आए हैं उनका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और सबको साधुवाद है जी कि 11:15 बजे तक अभी भी 23 लोगों की स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो इसी का मैसेज ये जाता है कि हम सब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखें कि हमारा सब ध्येय यही है कि मानसिक रूप से ही पहले मजबूत हो रहे, शारीरिक रूप से तो बहुत सारे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग इसी तरह आते रहिए और अपने विचारों को व्यक्त करते रहिए, ताकि ये मशाल हम बहुत लंबी लेके चले और दूर तक लेके चले। बाकी सबको ये 10 सेकंड बोलना है योगेश जी, 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड नहीं, 20 सेकंड बोलिए जी, बिल्कुल बोलिए। इसमें पार्टिकुलर वो चीज नहीं है जो डायरेक्टली आप सोच रहे हैं, और ना ही मैं अपने आप को ये कह रहा कि मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ किसी चीज की। मेरे अंदर ये मेरे तरीके की एक जागरूकता है। कोई इंसान किसी मेंटली तरीके से जागरूक होता है, कोई किसी तरीके से जागरूक होता है। क्या है कि जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं ना, हमारे सामने होके चला जाता है, मेरे को उस चीज पे ना मेरे अंदर ही अंदर एक तूफान उठता है। कितनी चीजों पर कितना हमारे समाज में हो गया, हम हाथ पे हाथ मल के रह जाते हैं। ये मेरे अंदर की एक पीड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ लड़ो मारो, मैं अपने अंदर की एक पीड़ा व्यक्त की थी। बिल्कुल ठीक है। ये समाज की निष्क्रियता हम देख पा रहे हैं ना, समाज की निष्क्रियता तो इतनी है, सड़क पे यदि कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो वहां से लोग निकलते हुए नहीं देखे। एक बच्ची का पार्टिकुलर इस ग्रुप या इस संस्था से नहीं, मैं ना ऐसी सोशली कई सारे मेरे पास ग्रुप है में जो बिल्कुल जेन्युइन सारी बातें मैं सोचता हूँ ना, तो काम के साथ ये चीज भी ना हमारे माइंड में पूरे दिन चलती है। परिवार भी चलता है, कमाई भी चलती है, घर भी चलता है, बच्चों का स्कूल भी चलता है, और समाज के लिए कौन क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, ये भी चलता है। तो उस चीज में ना ये एक मेंटली रहता है माइंड में, जो मैं प्रकट कर रहा हूँ आपसे। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा किसी पे प्रेशर थोड़ी है कि कोई जाके लट्ठे लेके निकल जाओ, लेकिन हाँ, अगर आप लोग चल रहे हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है। अरे भोलेंद्र जी, एक छोटी सी बात सुनिए। यस सर। हम आपके विचारों से असहमत नहीं हैं। आप इस चीज को अपनी तरफ क्यों सोच रहे हैं? हमारे कहने के अगर अर्थ को आप समझ जाएंगे तो शायद है कि आप अपनी ये जो टेंशन है ना, इससे फ्री हो जाएंगे। जी ये बताइए, उस पूरे राजस्थान में क्या आप ही 1 घंटा लेके घूम रहे थे? थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। उस राजस्थान के अंदर एक से एक वीर और एक से एक धना